नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। संडे का दिन है। हैप्पी वीकेंड टू एवरीवन। आई एम डॉक्टर बिमल चाय, योर होस्ट, और ये मैं आज एक और एपिसोड आपके लिए लेके आया हूँ नीट पीजी कैरियर्स, नीट पीजी Q&A, नीट पीजी टिप्स के चैनल पर। तो आज हमारा प्रोग्राम रहेगा नीट पीजी Q&A, क्योंकि भाई सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 9 तक की लास्ट डेट है। मुझे पता है काफ़ी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मैं इनका एक एक करके जवाब देना चाहूँगा, फटाफट जवाब देना चाहूँगा। आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, यानी चैनल को सपोर्ट करने के लिए और इंटरैक्टिव बनने के लिए। उसी से तो हमारा चैनल बन रहा है, कम्युनिटी ग्रो हो रही है। सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बैठे हैं फटाफट, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी गो ऑन। कि भाई है कि पहले है जो येबा 96 बोले कि सर, आई एम 29 years old and interested in pursuing general surgery. However, because of the long learning curve and time required even after super specialization, I worry that I might not that super I am worried that I might only become well established in my late 40s. So that is a fact, isn't it? ये तो है, in this situation is it advisable for me to do general surgery or should I consider end branches instead? तो ये भाई ये है कि भाई end branches है क्या जाती है। तो ये तो मान लिया इन्होंने, ठीक ठीक मान लिया है कि इनको, आपको ये है कि भाई आपको तो है 29 के, ठीक है, यानी थोड़ा सा 1-2 साल ज़्यादा है, कोई उतना भी यानी लेट नहीं हुआ आपके लिए। मैंने देखे लोग 30-35 साल में भी कभी भी अपना जो है जुस्सा यानी छोड़ते नहीं है। तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल मुझे आप लग रहे हो, काफ़ी प्रैक्टिकल बंदे लग रहे हो। तो आप ज़रा यहाँ अपना लोकेशन ये भी डाल दीजिए, तो ये हमको काफ़ी सहूलियत पड़ेगी। आप कहाँ से हो, महाराष्ट्र से हो, बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो, हरियाणा से हो, गुजरात से हो, कहाँ से हो, तो हमें यानी काफ़ी पता है ना। इट हेल्प्स अस अ लॉट टू अंडरस्टैंड कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, किनको क्या प्रॉब्लम है। तो ये भाई ये तो आपने मान लिया कि भाई जनरल सर्जरी आपका पैशन है, तो जनरल सर्जरी में आपको इंटरेस्ट है तो फिर करना ही है। यानी मोटे मोटे तौर पर ये भी लग रहा है कि सर्जरी आपको करना है, मेडिसिन फील्ड से आपको उतना लगाव नहीं है। लेकिन यह है कि जनरल सर्जरी आप कर रहे हो तो आपको ये कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि भाई सुपर स्पेशलिटी करनी पड़ेगी। ये भाई इसके लिए ही तो मैं बोल रहा था कि लोकेशन क्या है। मान लो आप छोटे टाउन से हो, यानी मान लो टाइप बी, टाइप सी, टाइप बी सिटी में भी अगर जनरल सर्जन हो, अगर आप सुपर स्पेशलाइजेशन नहीं कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो। यानी बेस्ट है जनरल सर्जरी के लिए, सबसे बेस्ट है मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी। यानी MS करने के बाद मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में आप अगर एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो आपके लिए काफ़ी कुछ स्कोप और काम बढ़ जाता है। इवन इन टाइप बी सिटीज लाइक यू विल डू लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर। आज तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल द हर्नियाज आर रिपेयर्ड बाय लैप्रोस्कोपी ओनली, अनलेस इट्स लाइक अ गैंग्रीनस और irreducible something like that. Most of the hernias are operated laparoscopically. दूसरा ये है कि भाई लैप कोलिसिस्टेक्टोमी, लैप्रोस्कोपी और भी कई चीज़ें हैं, अपेंडिसेक्टोमी। तो लैप्रोस्कोपी अगर आप नहीं करोगे जनरल सर्जन, देन यू आर आउट ऑफ द रेस। तो यानी जनरल सर्जरी कीजिए, लैप्रोस्कोपी कीजिए। जस्ट इंस्टीट्यूट से आप यानी 1-2 साल की फेलोशिप करके भी आप इसमें कर सकते हो। टाइप ए सिटीज़ में जनरल सर्जन को थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यानी जॉब मिलना तो डिफिकल्ट है ही है, और यानी या तो आप किसी टीम से जुड़ सकते हो, उनके टाइप बी कंसल्टेंट, जूनियर कंसल्टेंट, यू कैन कीप ऑन प्रोग्रेसिंग। मैंने ऐसे कंसल्टेंट देखे और मेरे ही यानी साथ जो थे, जो जनरल सर्जरी किया, जिनको अनफॉर्चुनेटली उनका वो नहीं हुआ, उनका MCH नहीं हुआ, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को GI ही करना है, जनरल ही करना है। वो एक यानी हाई वॉल्यूम टीम, सबसे बड़ी टीम जो है GI की, सबसे सीनियर कंसल्टेंट ज्वाइन हो जाते हैं। उनको असिस्ट करते 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 2-4 साल में वो फिर धीरे धीरे इंडिपेंडेंटली उनको सर्जरी करने लग गए। लेप्रोस्कोपी तो किया ही किया, साथ में अब रोबोटिक भी कर लिया है। यानी प्राइवेट में क्या होता है कि अगर आप किसी के साथ लग जाओ तो 2-4-5 साल में आप भी यानी हो, तो उसके लिए मैटर नहीं करता। कोई ये नहीं पूछेगा कि भाई आप ये सर्जरी क्यों कर रहे हो। मान लो वो जनरल सर्जन है, आज वो लैप्रोस्कोपिक मान लो कुछ कर रहा है, यानी वो अगर विपल सर्जरी कर रहा है, वो अगर गैस्ट्रेक्टमी कर रहा है, वो अगर कोलोन सर्जरी कर रहा है, कैंसर का भी, तो नोबडी कैन से बिकॉज ही इज ऑलरेडी इन द कैंसर टीम फॉर से 5 years। तो इस तरह का भी कैरियर बन सकता है। एंड ब्रांचेस आपके पास रह कौन सी जाती है। सर्जिकल एंड ब्रांच में ENT हम गिनते थे, ऑफ्थेल गिनते थे, तो ऑफ्थेल एक सही मायनों में एंड ब्रांच हो सकती है, ENT एंड ब्रांच हो सकती है, पर प्रोवाइडेड अगेन वेयर यू आर लोकेटेड, व्हाट इज योर एप्टीट्यूड, उसमें थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस भी आपको मिल जाएगा। तो एंड ब्रांच का भी आप सोच सकते हो, कोई बुरा नहीं है। ENT में थोड़ा सा है कि ENT एंड ब्रांच करके आप इसमें थोड़ा सा वो सीख लो, एंडोस्कोपिक सर्जरी, उसमें भी 1-8 साल कहीं सीख लो, एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी सीख लो,
थोड़ा यानी ईयर का सर्जरी ठीक से सीखो, और जो कोलिसिस्टिक अपने जो टॉन्सिलेक्टोमी करते हैं नई टेक्निक से, नई कॉटरी, नए मशीन्स आए हुए हैं, ना कि ट्रेडिशनल कॉटरी से टॉन्सिलेक्टोमी करना। एंड अगर टॉन्सिलेक्टोमी का जो लेटेस्ट मशीन आए हैं, कुछ हार्मोनिक स्काल्पेल वगैरह कुछ आए हैं, उससे यानी ब्लडलेस टॉन्सिलेक्टोमी जो होता है उस तरह का अगर आप करते हो तो चार्ज खूब लेते हैं वो लोग। टॉन्सिलेक्टोमी के भी 50,000 लेने में यानी कुछ खतराते नहीं है। तो इस तरह का उसमें भी आपका स्कोप हो सकता है। तो स्कोप इज देयर। आई होप यू गॉट माई मैसेज, और उसमें आगे बढ़िए, जरूर इंटरेक्ट कीजिए। अगर आपको सेटिस्फाई नहीं है और भी पता है तो सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई ट्राई टू अकोमोडेट आइदर पर्सनली और इन नेक्स्ट सेशन। इस बात है लीजी मैथ्यू इज वेरी हैप्पी। जो न्यूक्लियर मेडिसिन और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन का वीडियो था उसके लिए लीजी हम बोल रही कि थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस वीडियो। शायद इनकी भी डिमांड थी, वन ऑफ द पर्सन डिमांडेड फॉर लीजी। थैंक यू वेरी मच। आपका यानी माई प्लेजर टू मेक वीडियोज ऑन डिमांड, और आप लोग का सपोर्ट इस तरह से चलता रहे। Duquesne 167 is saying that sir respectfully people are not, यानी इन्होंने है कि जो हमने जो वो बोला था, यानी ये Duquesne का ये है कि हमने जो मेडिकल जो फील्ड है, जो वीडियो जो है जो मेडिसिन ने बाजी मार ली, और उसमें जो हमने आर्ग्यूमेंट किया उसका रिस्पांस में इन्होंने बोला है काफ़ी अच्छी आर्ग्यूमेंट है, इन्होंने अपना पक्ष रखा हुआ है, रिस्पेक्टफुली पक्ष रखा है। इसलिए मैं यहाँ पर इनका भी आइडिया है, न्यू जनरेशन के डॉक्टर्स आप लोग हो और आप क्या सोचते हो सकता है मेरे से थोड़े यानी 19-20% या कुछ भी थोड़ा डिफरेंस हो। एवरीबडी इज हियर अलाउड टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, और आपने वो एक्सप्रेस किया है, दिल से एक्सप्रेस किया है, रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस किया, इसलिए मैं यहाँ पर आपका व्यू भी रख रहा हूँ। और देखिए सर रिस्पेक्टफुली पीपल आर नॉट स्केयर्ड ऑफ मेडिको लीगल केसेस, क्योंकि उसमें हमने बोला था कि भाई जो है, तो भाई मैं जो बोल रहा था तो ड्यूकेन जो मैं जो बोल रहा था मैं जो बोल रहा था वो था एक आर्टिकल। तो उस आर्टिकल में से हमने पिकअप किया है कि जो आर्टिकल में थे जिसमें जो डॉक्टर निश्चल थे और वो दूसरे भी डॉक्टर थे, एम्स का एक सर्जन और एम्स का एक मेडिकल स्पेशलिस्ट। तो वो जो टाइम्स ऑफ इंडिया में जो आर्टिकल आया था उस आर्टिकल को मैं कोट कर रहा था, वो आर्टिकल को मैं पढ़ के उसके कोटेशंस रख के उसका स्टैटिस्टिक रख के मैं उसमें डिबेट छेड़ रहा था कि इन लोग जो है ये लोग ट्रेंड्स को कैसे देखते हैं और हम इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। तो उस तरह से वो आर्टिकल का ही वो पार्ट था जहां वो बोल रहे थे कि बच्चे लोग आजकल मेडिको लीगल केस से डरते हैं सर्जरी में और इसलिए सर्जरी नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई फ्रैंकली बताता हूँ कि मेडिको लीगल इश्यूज वो नहीं है लोगों को, दे आर मोर स्केर्ड ऑफ मेडिको लीगल इश्यूज इन द कंट्री लाइक इंडिया। है ना, बोल रहे कि मेडिको लीगल केस में डरते नहीं, लेकिन मेडिको लीगल इश्यूज इन कंट्री like India, where justice system is insufficient and corrupt, and where mob rule comes first and the law comes later. सही है, आपने देखा है, हम लोग देखते हैं, आए दिन इंसिडेंट्स देखते हैं। मैंने वो वीडियो डाला है मुंबई में जो है वो अटैक हो जाता है, डॉक्टर पे अटैक होता है, वो उस तरह का जो अटैक होता है ईआर डॉक्टर जो है कूपर हॉस्पिटल का मैंने इंसिडेंट से वो मैंने वीडियो रखा है। उसमें कई सारे हमने आर्ग्यूमेंट रखे कि डॉक्टर पर यह अटैक क्यों, कब वो रूल बनेंगे, कब नॉन बॉलीवुड वारंट्स निकलेंगे, कब इनको सजा मिलेगी, ताकि ये लोग आगे जाके ऐसा कुछ कर ना पाए। इस तरह से अगर यानी प्रेशर रहता है लोगों का, अगर इस तरह से डरे सहमे से रहेंगे तो वो फिर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सभी आर्ग्यूमेंट उसमें रखी हुई है, आप जाइए मेरे यानी इसमें जाइए, शायद जॉब्स डॉक्टर या किसी में है, मैं इस पर लिंक शेयर कर देता हूँ उसी वीडियो का, यानी अटैक ऑन द डॉक्टर्स कूपर्स हॉस्पिटल अटैक, जिसको मैंने कंडेम किया, तगड़े तगड़े शब्द में कंडेम किया था। वीडियो काफ़ी चला था, ठीक ही चला था, लेकिन उस तरह का यानी अप्रिसिएशन जो एक्चुअली जो पूरी कम्युनिटी एक साथ आनी चाहिए, वो कम्युनिटी ऐसा यानी स्ट्रॉन्ग वो नहीं मिला। तो आपकी बात सही है, डर लगता है और इसीलिए लोग शायद स्केप्टिकल हो सकते हैं कि भाई कौन इसमें माथा पर चिपड़े। लेकिन ड्यूकेन का मैं बोलता हूँ, मेरा ये आर्ग्यूमेंट यही था कि वो सिर्फ सर्जरी में थोड़ी मेडिको लीगल इशू आ रहे हैं। मेडिको लीगल इशू किसी को भी आ सकते हैं, गायनी को भी आ सकते हैं, पीडिया को भी आ सकते हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट को भी आ सकते हैं, क्योंकि एक पेशेंट की मौत तो कहीं भी हो सकती है। जो अटैक हुआ था कूपर हॉस्पिटल में, वो जो अटैक हुआ था वो तो क्या था, वो मेडिकल केस ही तो था, वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन का केस था, कार्डियक अरेस्ट ही तो हुआ था, वहाँ थोड़ी ना कोई सर्जरी में ऑनगोइंग सर्जरी में किसी की डेथ हुई थी। तो ये इश्यूज तो सभी के लिए कॉमन है और इसीलिए ओवरऑल वी डिमांड हियर इन दिस फोरम ओनली, हम बोलते हैं कि स्ट्रिक्ट लॉज बनाया जाए, ऐसे कानून बनाया जाए ताकि जैसे है कि वर्दी वाला होता है, पुलिस वाले की वर्दी पे आप हाथ नहीं डाल सकते, अगर वो वर्दी पे हाथ डालते हो तो इट्स अ नॉन अवेलेबल वारंट। उसी तरह से हम चाहते हैं कि डॉक्टर भी ऐसा प्रोफेशन है जो इतना अकाउंटेबल है, सबसे सोबर लोग हैं, सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं, समाज के सबसे प्रतिष्ठित लोग हैं, यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं जो अपनी लाइफ खपा देते हैं दूसरों के लिए, तो इनको भी प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये फोरम में रख रहा हूँ, ये अपना पक्ष रखने के लिए, अपना विरोध करने के लिए। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर आइडिया। आगे ये बोल रहे हैं कि आजकल के जो एस्पिरेंट्स है दीज डेज आर नॉट फॉलोइंग पैशन ब्लाइंडली। जब हम बोल रहे थे कि भाई सर्जरी करना है तो फिर पैशन से करना है, मेडिसिन करना है तो पैशन से करना है, ऐसा नहीं कि भाई रैंक आई है, रैंक वाला जो है फर्स्ट रैंक का मेडिसिन ले रहा है तो मैं भी मेडिसिन ले लूँ। अगर आपको पैशन नहीं है तो वैसे मत जाइए। ये पक्ष वहाँ पर वो रखा गया था कि अगर आपको जो है पैशन नहीं है तो मत जाए किसी भी चीज़ में। अगर पैशन नहीं है तो 35 इयर्स प्रैक्टिस करनी है और फिर बाद में जाके बहुत ही बोर्डम लगता है। तो ये बोल रहे हैं कि हमारी जो जनरेशन है वो यानी ब्लाइंडली पैशन फॉलो नहीं करती है, और दे आर वेरी प्रैग्मेटिक, यानी बहुत प्रैग्मेटिक, बहुत सुलझे हुए, बहुत सोच समझ कर वो ब्रांच सिलेक्ट करते हैं। अनलाइक द प्रीवियस जनरेशन, डॉक्टर्स वांट टू एंजॉय देयर लाइफ एज वेल। तो वो बोल रहे हैं कि भाई पहले जनरेशन जो थे, चलो मेरी ही जनरेशन हो गई, यानी यही है ना कि जनरेशन, हमारी जनरेशन पुरानी है, सही है, यानी 30 साल हो गए यानी प्रैक्टिस में, तो भाई 30 साल तो मुझे MBBS में एंटर हुए हो गए 35 साल, तो ठीक है। वो बोल रहे हैं कि उन जनरेशन में यानी वो एंजॉय नहीं करते थे, पैशन करते थे, सिर्फ काम करते थे, और आज की जनरेशन वो सब कुछ बैलेंस करना चाहती है। तो ये आपका हक बनता है, आपके लिए वो है। मैंने एक ये भी कहना था, मेरा यहाँ पर पॉइंट रखा, जब मैंने वो पैशन वाला या वर्क लाइफ बैलेंस वाला मीडिया, उसकी भी मैं यहाँ लिंक रख रहा हूँ। वर्क लाइफ बैलेंस वाला जो मीडिया जॉब्स फॉर डॉक्टर्स की प्लेलिस्ट में है, तो ये वीडियो में सब कुछ डिस्कस किया गया है कि चाहो, मैं अगर चाहता भी था कुछ रिक्रिएशन या एंटरटेनमेंट मेरे ज़माने में, तो उस तरह ऑप्शन ही नहीं थे। यानी उस टाइम मोबाइल भी नहीं हुआ करता था, उस टाइम टीवी भी बड़े बड़े डब्बे टीवी आते, लिमिटेड प्रोग्राम आते थे। यानी है कि भाई 2 बार पिक्चर के गाने आते थे यानी वीक में, और 1 बार संडे को हिंदी मूवी आता था, तो उतना कोई स्कोप भी नहीं था। लेकिन इस तरह से बोलना कि भाई ये थोड़ा सा, मैं यहाँ पर ये डिफर करता हूँ कि भाई ऐसा तो नहीं कह सकता आउटराइटली। आज भी आपकी भी जनरेशन में कई लोग ऐसे होंगे, आपका ओपिनियन आपका सही है, आपके हिसाब से सही है, लेकिन कई बंदे अभी भी है जो सिर्फ पैशन से काम करना चाहते हैं, जो अंदर घुसना चाहते हैं। मुझे कई सारी है लड़कियां जो है एम्स वाली जो है, एम्स वगैरह में जिनका है, अगले लास्ट कई Q&A में आया था, दे आर वेरी वेरी पैशनेट, ये हम ब्रांच करेंगे, आखिर तक जाएंगे, परस्यू करेंगे, न्यूरो करेंगे, ENT करेंगे, यानी उस तरह के रैंकर्स। तो है कि पैशन तो कई लोगों को है, लेकिन ये चलो एक बहुत ही बैलेंस यहाँ डिस्कशन चल रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि जनरली फिजिशियंस टेंड टू हैव अ बेटर लाइफ बेटर। तो ये वही है जस्टिफिकेशन जो डॉक्टर निश्चल ने भी बोला है कि फिजिशियंस को जनरली वर्क लाइफ बैलेंस करने का यानी वो ज़्यादा मिलता है, कंट्रोल, अपनी लाइफ को कंट्रोल करने का, शेड्यूल कंट्रोल करने का थोड़ा ज़्यादा यानी उनको मौका मिलता है। तो हम सभी वीडियो में जो हमने जो ये शॉर्ट वीडियो बनाया, कंपाइल ऑफ A to Z वाला जो वीडियो बनाया, उसी में भी मैं ये बोला हूँ, मेडिसिन के वीडियो में बोला हूँ, वर्क लाइफ बैलेंस के भी वीडियो में बोला हूँ कि फिजिशियन है, मेडिसिन है, तो उसमें आप ये कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि भाई आपको जाना ही जाना है, आप अपना एक प्रोफाइल बना सकते हैं, मैं ऐसे ही देखूंगा, मैं कोल्ड केसेस से देखूंगा, यहाँ से यहाँ तक OPD और यहाँ से यहाँ तक मैं रेफरेंस देखूंगा, उसके बाद मैं नहीं देखूंगा, तो ये कर सकते हैं। उसका जो कौन जाता है कि भाई एक सीमित दायरे में आपकी इनकम रहेगी, तो अगर आप सेटिस्फाइड हो, क्योंकि कई लोग जो है प्राइवेट प्रैक्टिस ले करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो आज ये भी तो है कि भाई पैसा कमाना भी एक है, एक कॉमर्शियल इंटरेस्ट तो है। तो ये हमने कई बार बोला है कि डॉक्टर्स में जो सर्जन्स है दे अर्न द हाईएस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, न्यूरो सर्जन्स, ऑन्को सर्जन्स, ये सबसे ज़्यादा कमाते हैं। लेकिन उनका लर्निंग कर्व, मान लो है आप प्रैक्टिस चालू कर दिए 30 साल में, वो प्रैक्टिस चालू कर रहे हैं 37 ईयर्स में, और बाद में वो 40-45 ईयर्स में वो लाखों में कमा रहा है, तो फिर मैं उसका जेलस नहीं हो सकता। मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ, तो मैं मान के चलता हूँ कि सर्जन से मेरी 30% ही इनकम होगी, जो सर्जरी की इनकम होती है उससे। सर्जन अगर लाख रुपया लेता है तो मैं 25 से 30 हज़ार ही ले पाऊंगा। तो ये मान के ही मुझे चलना है, एक्सेप्ट करके ही चलना है, और उसमें मुझे फायदा ये हो रहा है कि पेशेंट से माथा पच्ची नहीं है, 24-48 आवर पेशेंट इज स्टेबल, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर, आई हैव टू गिव अ स्मूथ कंडक्शन ऑफ केस, यानी केस ठीक से हो जाए, कॉम्प्लिकेशन ना हो, स्मूथली उसको मैं बाहर निकाल दूँ, स्मूथली सर्जरी करा दो, पोस्ट ऑफ पेन मैनेजमेंट कर दो, यहाँ मेरा मामला खत्म हो जाता है। उनके लिए तो सालों यानी पेशेंट फॉलो करने पड़ते हैं, कॉम्प्लिकेशन हुए तो दे आर इन फ्रंट टू हैंडल दोज एंड आंसर देम। तो ये सब हो गया।
ना हो गया द ह्यूमन ट्रेनिंग एंड, और फिर ये बोल रहे हैं कि सर्जरी का जो प्रॉब्लम है, ये भी हम टॉक्सिसिटी इन रेजिडेंसी में हम लोग काफ़ी सारा ये भी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें खासकर सर्जिकल ब्रांच में वाले में जो सुसाइड वाला जो वीडियो है उसमें मैंने यही तो बोला है कि जनरल सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, इसमें जो प्रेशर रहता है, टॉक्सिसिटी रहता है, जो मेंटल एंड फिजिकल प्रेशर रहता है, उसी के कारण जो मेरी एक जूनियर थी जिन्होंने सुसाइड किया अनफॉर्चुनेटली, और वो मुझे आज तक हॉन्ट करता है। तो वही पॉइंट हार्ड कर रहे हैं डुकेन बोल रहे हैं कि द inhuman training and the toxicity associated with the branch is also shooing a lot of people away. Unlike the previous generations, they are not willing to put up with it and would rather walk away and pursue something else, simply because these days there are many ways to derive fulfillment and satisfaction in life, and people are more than happy to treat medicine as a job rather than whole life's purpose. तो ठीक है, यानी वो यही बोल रहे हैं कि इस तरह की टॉक्सिसिटी, इस तरह की वो है, इस तरह की, तो वो भी डिस्करेज कर रहा है लोगों को सर्जरी पे जाने के लिए। तो वो सोच रहे हैं कि यार लाइफ में कई और चीज़ भी करनी होती है, एंजॉय भी करना है, कई आयाम है, शायद अर्निंग के दूसरे ऑप्शन भी है। जी हाँ, स्मार्ट बंदे हैं लोग को जो है, यंग डॉक्टर्स है, यंग लोग हैं, आजकल पहले से ही स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कोई है लैंड का भी कर सकता है, रियल एस्टेट का भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उस तरह से कई मायने हैं, रादर देन जस्ट परस्यूइंग एंड योर पैशन एंड वेस्टिंग योर होल यानी होल लाइफ का पर्पस बना। तो डॉक्टर डिवाइन कैम, वेरी थैंक यू वेरी मच फॉर पुटिंग योर पॉइंट, और हमने आपका पॉइंट वैसे के वैसे रखा है। यहाँ मैं आपको ये भी बता दिया है कि आपने जो लिखा वही बताया, एंड वी लीव इट ओपन फॉर द डिबेट। अगर कोई इसमें यानी डिबेट करना चाहे तो यहाँ कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वी मूव टू अनदर कैंडिडेट, कैसानोवा। कैसानोवा बोलते हैं कि सर आई नीड योर गाइडेंस रिगार्डिंग चूजिंग द ब्रांच। I am a topper and I studied while doing MOship, यानी मेडिकल ऑफिसरशिप में वो स्टडी कर रहे थे, and I studied doing MOship. Last year I got इनको 20,000 रैंक था, but I don't want surgical branches, and that's why I choose to appear for exam again. यानी 20,000 रैंक था, सर्जिकल ब्रांच नहीं करी थी, तो वापस इन्होंने एग्जाम दिया, दूसरी बार दिया, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, इसके बाद इनका इस बार 11,000 रैंक आया है, विच इज़ लोअर देन कम्पेयर टू माई प्रिपरेशन। तो बोल रहे हैं कि मेरी प्रिपरेशन और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रैंक थोड़ा पीछे आया, हो सकता है विद दिस एग्जाम्स को। हमेशा मैं बोलता हूँ कि ये एग्जाम्स आपको सही से टेस्ट नहीं करती, सही से जज नहीं करती, इसमें कहीं ना कहीं लक होता है, कहीं ना कहीं कुछ भी होता है, कई सारे फैक्टर्स होते हैं कि टाइम उस घड़ी यानी आप प्रेशर में आ गए, नर्वस आ गए, कोई एमसीक्यू ऊपर से नीचे हो गया, 2-4 एमसीक्यू में कितने हजार की रैंक शायद हिल जाती है। तो फिर है कि आपका बैड लक है, फिर भी आपका जो है कैसानोवा, आपका रैंक उतना बुरा तो नहीं है। 11,000 इज़ नॉट अ बैड रैंक, एक्सपेक्टेशन से कम है लेकिन उतना बुरा नहीं है। आई वॉन्ट टू गो फॉर रेडियोलॉजी एंड नाउ आई वॉन्ट टू डू मेडिसिन। तो उनको रेडियोलॉजी पहले उनका पैशन था, करना था, लेकिन अब उन्हें मेडिसिन करा है, बट आई एम नॉट गेटिंग गवर्नमेंट सीट एंड आई हैव ऑप्शन ऑफ DNB मेडिसिन और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एंड अदर ब्रांचेस इन द गवर्नमेंट। तो बोल रहे हैं कि चलो भाई रेडियोलॉजी तो छोड़ दिया, आपको चांस नहीं है, तो वो बोल रहे हैं कि मेडिसिन मिल सकता है, DNB मेडिसिन मिल सकता है, या प्राइवेट कॉलेज में मिल सकता है, और अदर ब्रांचेस इन गवर्नमेंट कॉलेज। इन नॉट श्योर इफ द DNB in Maharashtra, I will get in Maharashtra, and parents are not supporting for private medicine. तो ठीक है, कैसानोवा यानी ठीक है। अभी पहले तो देखो कितने राउंड्स हो रहे हैं, अभी तो AIQ का राउंड है, स्टेट का राउंड है, कुछ होगा पहले, लेट अस वेट एंड सी। लेकिन वेट एंड सी में हम उतना भी लेट नहीं करेंगे, यानी एक राउंड या स्टेट के फर्स्ट राउंड में अगर नहीं होता है, आप सभी कुछ अपना वर्कअप कर लीजिए, और फिर नहीं होता है तो फिर आपको डिसीजन लेना है। तो ठीक है, महाराष्ट्र में नहीं मिल रहा है तो और लेंगे, बाहर लेंगे, गुजरात है, राजस्थान है, आजू बाजू के स्टेट है, कई सारी सीट तो है। तो मैं बच्चों को यही बोल रहा हूँ, डोंट ट्रीट योरसेल्फ कि मैं लोकल बंदा हूँ, यहीं पर मुझे पीजी मिल जाए, यहीं पर सब कुछ मिल जाए, यहीं पर जॉब मिल जाए। होता है लोगों को लिए, होता है जिनकी यानी कोई रैंक आ गई, कोई सिचुएशन को सब कुछ अगर जम गया, तो ऐसे भी लोग हैं। परसों ही मुझे जो एक मिला था यानी DNB, उन्होंने जिन्होंने ऑनको सर्जरी किया, वो लड़का था, वो असिस्ट करने आया था डॉक्टर स्वाति को, यानी जो था उनके ही टीम में अब ज्वाइन हो गया आफ्टर डूइंग ऑनको सर्जरी फ्रॉम अपोलो अहमदाबाद। और मुझे बोल रहा है कि मेरा तो कैसा रहा है, मैं BJ मेडिकल से मैंने MBBS किया, NHL म्यूनसिपल मेडिकल कॉलेज से मैंने MS किया, और DNB मैंने अपोलो से किया। तीनों ही यानी अहमदाबाद में ही उन्होंने किया। वो गांधीनगर का है, गांधीनगर एंड अहमदाबाद इज द सेम, नथिंग डिफरेंस इन दैट। तो उसकी लाइफ में ऐसा हो गया, बोले मेरी लाइफ में तो यही है, अभी मैं बस और पास हुआ तो सीधा टीम में ज्वाइन। अगर तो कई का निकल जाता है, नहीं निकला तो फिर हमको निकलना है। अब मेरा सोचिए, मेरे को तो अहमदाबाद में रहता था, अहमदाबाद में मुझे मिल रहा था, फिर भी मैंने अहमदाबाद नहीं लिया ऑल इंडिया से। क्यों? क्योंकि मुझे
मुझे अहमदाबाद की कॉलेज का सिचुएशन पता था। बीजे मेडिकल में जो सीट खुल रही थी, पहली सीट में लेने वाला था। तो है कि पहली सीट ले, मगर मुझे पता था ऑल इंडिया के कोटा से जब मैं आता हूँ तब मुझे इन लोग भेजेंगे बापू नगर ईएसआईसी हॉस्पिटल। यानी मैं अगर बीजे मेडिकल लेके आता हूँ दिल्ली से, वो सीट का लेके आता हूँ ऑल इंडिया कोटा से, तो मुझे अगर बीजे मेडिकल में देने वाले हैं तो मैं ले ही लेता। लेकिन उसके पहले मैं इंक्वायर कर चुका था, मैं कुछ भी लेके आऊँ वहाँ से, लेकिन मैं आई विल बी ट्रीटेड एज आउटसाइडर इवन दो आई एम फ्रॉम गुजरात, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, बट माई सीट इज ऑल इंडिया सीट। तो उसमें मुझे इन लोग बापू नगर ईएसआईसी इसलिए भेजेंगे, और ईएसआईसी में हर कोई उस तरह का काम उस टाइम नहीं था। एंड दैट्स वाई चोज बड़ोड़ा इंस्टेड ऑफ यानी अहमदाबाद, माई होम सिटी, मेरा घर था। फिर भी मैं दूसरी जगह गया। तो आपको यानी खुला दिल रखना है, ओपन माइंड रखना है। आपका प्राइमरी गोल है मेडिसिन करना, चलो ये नहीं मिला तो डीएनबी करना, तो प्राइमरी गोल है मेडिसिन। कहीं से भी मिले ठीक है, कोई एकदम फालतू जगह नहीं लेंगे, लेकिन जब मिलेगा तो वो अपॉर्चुनिटी हम ग्रैब कर लेंगे, भले ही दूसरे स्टेट जाना पड़े। ठीक है, आई होप आई कन्वेड माई पॉइंट एंड आई विल मूव फॉरवर्ड। तो बोल रहे कि आई एम स्टक सर एंड शुड आई वेट फॉर द डीएनबी महाराष्ट्र और एमडी मेडिसिन इन प्राइवेट कॉलेजेस। अब बोल रहे कि प्राइवेट आपका फादर यानी पेरेंट्स अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर आप कैसे करोगे? And I am not sure if I'll get DNB in Maharashtra and parents are not supporting private medical college. They are telling me to go for the government branches and I am stuck here for DNB Maharashtra or not. तो महाराष्ट्र में नहीं तो बाहर ही लेना है DNB। नहीं मिल रहा है, बाहर लीजिए। आपका यानी शुरुआत में डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आगे जाके सब क्लियर होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। आपको वो स्टेप लेना होता है, आपको कोई पुश करने वाला चाहिए, बताने वाला चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ ले लीजिए। सुब्रमण्यम है कि भाई उन्होंने बोला है कि सुब्रमण्यम के चैनल की ग्रोथ के बारे में डॉक्टर सुब्रमण्यम वही कैंडिडेट है जिन्होंने आई थिंक सुब्रमण्यम यू टेकन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू में इन्होंने एनेस्थीसिया लिया है। उनका क्लियर कट गोल है कि वो आगे जाके सुपर स्पेशलिटी एनेस्थीसिया, प्रॉपर्ली ट्रांसप्लांट या ऑनको एनेस्थीसिया टीएम करना चाहते हैं। सुब्रमण्यम हमें कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं ऑन रीचिंग द टारगेटेड सब्सक्राइबर्स। सो थैंक यू वेरी मच सुब्रमण्यम, अप्रिशिएट, कीप इन टच, कीप पोस्टेड एंड यू कैन ऑल्सो आंसर। यानी अगर आप चैनल फॉलो करते हो, कमेंट्स फॉलो करते हो, तो दूसरे अगर सवाल पूछ रहे हैं, मान लो अगर कोई कैंडिडेट आ जाए जो बीएचयू के बारे में पूछता है, तो सुब्रमण्यम आप रहोगे वो, आप ही उन्हें आंसर करने के बेस्ट कैंडिडेट हो। यू आर द बेस्ट सूटेड कैंडिडेट, विल आंसर देम। तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी बच्चे जो हैं अलग अलग वहाँ से आते हैं। मैं तो यहाँ अहमदाबाद में स्टक हूँ, लेकिन आपका रीजन का अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है और मान लो आप उसमें यानी फीडबैक में हेल्प कर सकते हो, तो उन कैंडिडेट्स को यानी नेक्स्ट ईयर भी जब न्यू एस्पिरेंट्स आएंगे तो उनको हेल्प कीजिए, वहाँ सब कमेंट कीजिए। ये चैनल आपका है, ना ही कि मेरा है। वी आर गोइंग टू मेक अ ग्रुप, अ कम्युनिटी जो इंटरेक्टिव बने, सभी को हेल्प करे। कुछ कुछ आगे आगे जैसे कैसे बढ़ता है देखते हैं। अगर आगे इस तरह से अगर ये बढ़ जाता है तो माय पर्पज इज कि हर एक सिटी में या हर एक जोन में एक एक हम कम्युनिटी सेंटर बनाए। कुछ कुछ लीडर्स जैसे लोग हैं इनको मैं आइडेंटिफाई करूँ और ऐसा कुछ ग्रुप बनाए। ऐसा वोकेशनल गाइडेंस ऐसा जो है काफ़ी लैकिंग है, इस तरह का हम थोड़ा प्रोफेशनलिज्म से यानी वॉलेंटियरी जो करना चाहते हैं, मेरे तरह की पर्सनैलिटी हो, मेरे तरह का इन हेल्पफुल वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस तरह के सब ग्रुप बना के हम लोग कमिटीज़ भी बना सकते हैं। ऐसा ग्रुप आइडेंटिफाई करके हम अलग अलग जोन में, वेस्ट जोन में हो गया सपोज अहमदाबाद, या हो गया बॉम्बे, फिर साउथ में हो गया मान लो बेंगलोर या हैदराबाद। इफ पीपल वांट टू कम प्लीज कॉन्टैक्ट मी। और ईस्ट में हो गया मान लो कोलकाता हो गया या पटना हो गया या फिर उड़ीसा भुवनेश्वर में 2-3 लड़के हैं जिन्होंने डीएनबी करके वहाँ पहुँच चुके हैं। और नॉर्थ में दिल्ली हो गया, तो फिर जो है वाराणसी हो सकता है या फिर अयोध्या वाराणसी या फिर लखनऊ या कुछ भी हो सकता है। तो आगे हम बढ़ते हैं, या पटना भी। ऋत्विक बोल रहे हैं कि ऋत्विक है सेइंग द ऋत्विक वो बहुत ही पैशनेट इमोशनल बोले सर वी आर मिसिंग योर लाइव सेशन। तो ऋत्विक कल आ रहा है, कल मंडे को 8 या 9 PM जो भी टाइम होगा। आई पुट अप द पोस्ट रिगार्डिंग द शेड्यूल ऑफ द लाइव। कल हम लाइव जा रहे हैं। ऋत्विक जय पटेल बोल रहे हैं कि जय पटेल जो क्वेश्चन पूछा है, जय पटेल आप शायद गुजरात के हो। जय मुझे पूछ रहे हैं कि योर वीडियोज आर डूइंग अ ग्रेट हेल्प सर। तो थैंक यू वेरी मच जय फॉर अप्रिशिएटिंग। यानी आप जैसे लोग हैं जो अप्रिशिएट करें उसी से तो मैं इतना मोटिवेट होता हूँ। काम के बाद भी मेरे को थकान नहीं लगती, मैं मोटिवेट होता हूँ। मेरे दिमाग में यही रहता है आज बच्चों से क्या बोलना है, आज कौन से टॉपिक पे बोलूँ। और कहीं मान लो मेरे को तो एग्जाम जैसा फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि यार ये टारगेट रह गया। जैसे हम MBBS और PG में जो पढ़ते थे, आज ये पढ़ना रह गया, ये करना रह गया। तो काम के बाद मेरे दिमाग में ये रहता है इतना टाइम निकालो, इतना टाइम। कई बार थक जाता हूँ, चलो कल
सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाऊंगा। इसलिए आज सब अर्ली मॉर्निंग संडे था तो भी 6:30 बजे उठ के मैंने सबसे पहला काम किया, जो वीडियो मैंने बना के रखा था वो मैंने अपलोड कर दिया। आप मानोगे नहीं, कल जो आज का जो वीडियो आया है, जो जो था A to Z वाला वीडियो, जैसे ही वीडियो खत्म होता है मुझे इमरजेंसी कॉल आता है। जो हमारे कमांडो सर्जरी थी, वी स्टार्टेड ब्लीडिंग इनसाइड द फ्लैट। यानी है कि ये पेशेंट बाथरूम जाता है और शायद वहाँ पर थोड़ा एक्सर्ट करता है, उसकी ड्रेन थोड़ी खींच जाती है और उसका तो इंफ्राटेम्पोरल फोसा यानी उसका हो चुका था ऑपरेट। तो वह मैक्सिलरी साइनस में से मैक्सिलरी आर्टरी जब छूट जाती है, जब उसका क्लिप निकल जाता है, इसको 12 दिन हो गए थे सर्जरी को, एंड ही स्टार्टेड ब्लीडिंग लाइक अ हेल। तो है इसका कॉल आता है, तो जैसे ही वीडियो मैं ख़त्म किया मैं दौड़ता हूँ वहाँ जाता हूँ, और फिर जब मैंने पहले तो शॉक में है, सब कुछ चेक किया, पेशेंट को जब सेटल करने के बाद थोड़ा लगा कि अब कुछ कंट्रोल में है, आर्टरी लाइगेट हो गई है प्लास्टिक सर्जन की मेहनत से, अब कुछ थोड़ी स्टेबिलिटी आती है, ब्लड आ गया है, प्लाज्मास आ गए, तो अब मैं थोड़ा थोड़ा फिर वहीं पर बैठ पे मैं वो वीडियो एडिट कर रहा था जो मैंने आज सुबह अपलोड किया। क्योंकि मैं फिर 11 बजे आता हूँ, खाता हूँ, फिर मेरे को यानी उतना वो नहीं रहता, थोड़ा जो एडिटिंग बाकी था वो मैं कंप्लीट करता हूँ और बोलता हूँ कि कल सुबह उठ के यानी मैं मेक श्योर किया कि 7:30-8 बजे तक ये लोड होना चाहिए। तो इस तरह का मेरा ये था। मैं आप ही लोगों के यानी जो है, जो पैशन आप बता रहे हैं, जो आप यानी यू लाइक एंड यू आर एक्चुअली इंस्पायरिंग मी। इफ आई एम इंस्पायरिंग यू, यू आर ऑल्सो इंस्पायरिंग मी टू डू दिस वर्क, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद डूइंग दिस वर्क। तो ये बोल रहे हैं कि जय, बोल रहे हैं कि जय यानी ग्रेट हेल्प सर। तो बोल रहे हैं PDU राजकोट वर्सेस, यानी चॉइस मुझे दे रहे, PDU राजकोट वर्सेस MP शाह मेडिकल कॉलेज, विच वन इज बेटर कॉलेज इन जनरल सर्जरी। मुझे लगता है इसके बाद जय आपका ये भी वीडियो आया था, एक बेहतर, पहले इन्होंने मुझे चॉइस दी PDU राजकोट वर्सेस MP शाह मेडिकल कॉलेज। तो MP शाह मेडिकल कॉलेज जामनगर का मेडिकल कॉलेज है, बहुत ही पुराना मेडिकल कॉलेज है। आई थिंक इट मस्ट बी एटलीस्ट नाउ 70-80 years old, maybe 80, if I'm not wrong, 80 तो नहीं, यानी 60 years, 50 to 60 years old है MP शाह मेडिकल कॉलेज नाउ। यानी यहाँ पर है कि जनरल मेडिकल कॉलेज है, तो उसमें है कि वो जो इलाका है सौराष्ट्र का, राजकोट के बाद उस साइड का जो है कोस्टल इलाका है, पोरबंदर हो गया, द्वारका हो गया, और आगे जाके फिर कच्छ हुआ आता है। जामनगर इज़ अ वेरी बिग सेंटर। जामनगर में इंडियन एयरफोर्स का भी हेडक्वार्टर्स है, उस तरह का जो है वेस्टर्न कमांड जो, यानी वहाँ से फिर कराची की बॉर्डर, पाकिस्तान की बॉर्डर काफ़ी यानी नज़दीक है। जामनगर सिटी वो सिटी है जहाँ पर आप रहोगे तो आपको फाइटर जेट्स के साउंड आते ही रहेंगे। इसलिए जामनगर में बहुत कोई टॉल बिल्डिंग नहीं होती, क्योंकि फाइटर जेट्स आर ऑलवेज ट्रेनिंग एंड ऑपरेटिंग। तो जब वॉर या कुछ टेंशन होती है तो जामनगर जैसे सिटी, भुज या कच्छ जैसे सिटी, ये सब हाई अलर्ट पे होते हैं और ब्लैकआउट भी होते हैं। जामनगर मेडिकल कॉलेज में जनरल सर्जरी विल बी ए क्लासिकल जनरल सर्जरी। MP शाह मेडिकल कॉलेज में क्लासिकल जनरल सर्जरी करने मिलेगी, हैंड्स ऑन वर्क मिलेगा। मेरा ही एक फ्रेंड है जिन्होंने ऑल इंडिया से उन्हें सर्जरी मिली थी, उन्होंने ले लिया था, डॉक्टर जगदीश सोनी, हु इज नाउ द डायरेक्टर एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ बंसारी ट्रस्ट हॉस्पिटल इन डीसा। बहुत ही बड़ी ट्रस्ट बेस्ड हॉस्पिटल है। इन लोग बड़े बड़े कैंप करते हैं, इन लोग बिहार में जाके बड़े बड़े आई कैंप लगाते हैं, यानी एक एक कैंप में 1000-1000, 5-5 हज़ार भी ऑपरेशन तक इन लोग करते हैं। बंसाली इज अ डायमंड मर्चेंट्स, और इन्होंने ट्रस्ट हॉस्पिटल चलता है गांधी लिंकन हॉस्पिटल, उस एरिया बॉर्डरिंग राजस्थान वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं। जगदीश ने वहाँ काम किया, जगदीश ने वहाँ रेसिडेंसी किया, आज वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सुपरिटेंडेंट ऑफ हॉस्पिटल, इस तरह की कैरियर जी रहा है। तो यह PDU राजकोट है। राजकोट इज द कैपिटल ऑफ द सौराष्ट्र रीजन, बहुत ही बड़ा सिटी है। मेरा बर्थ प्लेस है राजकोट, एंड राजकोट मेरा बर्थ प्लेस है। काफ़ी मेरे जाने बचपन तो हम लोग बाहर ही निकल गए थे, लेकिन छुट्टियों में जाना है तो राजकोट जाना है, कोई भी प्रसंग हो, शादी हो, कुछ भी हो, रिलेटिव्स हो, हमारा घर भी था। And then who can remove Rajkot from me? I mean my accent and my language is also reflecting a Rajkot language. लेकिन आज मैं जाता हूँ तो राजकोट इतना बढ़ चुका है। ये विजय भाई रूपानी जो थे राजकोट के, यानी जो पहले जो CM थे, जिनका वो जो AI जो 171 या जो AI जो एयर इंडिया क्रैश हुआ था, जो अहमदाबाद में जो लंदन जा रही थी फ्लाइट, उसमें विजय भाई रूपानी की मौत हुई थी, राजकोट से बिलोंग करते हैं। तो दैट व्हेन ही बिकेम CM फॉर आई थिंक 1.5 टर्म्स, उन्होंने राजकोट को बहुत ही डेवलप किया। मुझे विश्वास नहीं होता ये वही राजकोट है जहाँ मैं किस दिन जाने लगी, इतने सारे फ्लाईओवर्स, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना सारा प्रोडक्ट। राजकोट में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का स्टेडियम भी है, आप लोग काफ़ी सारे मैचेस वहाँ देखे होंगे। तो राजकोट बहुत डेवलप हुआ है, और सौराष्ट्र गुजरात का जो एम्स इन्होंने दिया हुआ है, अलॉट किया, वो राजकोट में ही दिया गया है।
यानी पीडीयू राजकोट में भी काम तो सही सही रहेगा, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा कंपेयर नहीं कर पा रहा हूँ, एक्सेप्ट दैट जामनगर इज टाइम टेस्टेड, जामनगर इज एन ओल्ड कॉलेज। ओल्ड कॉलेज है, उसका एक ऑरा है, उसका एक अलग पैशन है, तो सिर्फ प्योर जनरल सर्जरी करना है तो वहाँ आप श्योर कर सकते हैं। ओके, सो आउट ऑफ दिस टू एमपी शाह इज माई फर्स्ट चॉइस। सिटी थोड़ा वो है, छोटा है वहाँ, जामनगर इज द सिटी वे रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो है पेट्रोकेमिकल प्लांट है, दुनिया का सबसे सेकंड बिगेस्ट पेट्रोकेमिकल प्लांट इन द वर्ल्ड आफ्टर अरामको इन सऊदी अरेबिया। ये सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल प्लांट है, वो जामनगर में तो है। अंबानीज बिलोंग टू नियर जामनगर। तो शादी हुई थी जो अनंत अंबानी की शादी हुई थी वो भी तो जामनगर में हुई थी। जो वंटारा उन्होंने जो बनाया हुआ है एनिमल जू या वॉट एवर एनिमल रिहेबिलिटेशन सेंटर, वो भी तो जामनगर में है। जामनगर में काफ़ी कुछ करने के लिए है, तो आपको आंसर मिल गया है। फिर रहता है यू 996 यू बोल रहे हैं कि सर वन क्वेश्चन इन एनेस्थीसिया वी कैन बी फ्लेक्सिबल। तो यू पहले भी आप ये क्वेश्चन पूछ सके हो। आई थिंक यू आर अ गर्ल कैंडिडेट, तो ये पूछे कि सर वन क्वेश्चन दैट इन एनेस्थीसिया we can be flexible our schedules or it is always that night duty, sir. If we can join a corporate hospital then what is the schedule look like, sir, please show insight in this। तो सही बात है, मैं भी कॉर्पोरेट में काम कर चुका हूँ, अब मैं वो अपना सिर्फ फ्रीलांसिंग प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये है कि कॉर्पोरेट में जो जॉब्स होते हैं, अब बड़े बड़े कॉर्पोरेट में एनेस्थीसिया टीम होती है। तो एक होती है कि भाई ओटीज इन लोग डिवाइड कर देते हैं, एक होता है जनरल ओटी होता है, फिर कुछ एक ओटी होते हैं स्पेशलाइज होती है, जैसे न्यूरो ओटी सेपरेट होता है, कार्डियक सेंटर का अलग होता है। यानी अगर कोई हॉस्पिटल कार्डियक न्यूरो सब कुछ करे तो कार्डियक का बिल्कुल हटके होता है, तो कार्डियक की टीम अलग है। कार्डियक एनेस्थीसिया में यू हैव टू डू डीएम, कार्डियक एनेस्थीसिया अलग है। जनरल ओटीज में होती है ये सब जो जनरल सर्जरीज है, ऑर्थोपेडिक सर्जरीज है, ये सब जो जनरल सर्जरीज है वो जनरल ओटी में होती है। और फिर होते हैं कार्डियक न्यूरो ओटी भी थोड़ा अलग होता है, यानी टीम में से ही कोई मेंबर अगर न्यूरो कर ले और ऑनको सर्जरीज होती है। तो ये है कि भाई एक टीम होती है, मान लो एक 300-400 बेड अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है तो उसमें एटलीस्ट 12 एनेस्थेटिस्ट, 12 to 15 एनेस्थेटिस्ट की टीम होगी। Anytime in the morning, if you'll see in the day session, there should be at least 10 anesthetists, 8 to 10 anesthetists who are working। तो एक वर्क शेड्यूल होता है पर आवर, यानी वर्क शेड्यूल होता है, एक फिक्स सैलरी होती है, और वो सैलरी इसका पहले यानी होता है वो पीरियड होता है, एडॉक से ऐसा पीरियड होता है, उसके बाद आपको परमानेंट किया जाता है। और जैसे जैसे अगर आप कमिटमेंट देते हो, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स होती है, आप बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो। आपको अगर छोड़ना है तो आपको नोटिस देनी होगी, उनको अगर आपको निकालना है तो उनको भी नोटिस देनी होगी। उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपके जो प्रोविडेंट फंड्स होंगे या फिर आपका जो डिडक्शंस होंगे, आपके जो पर्क्स होंगे, और आपको इंक्रीमेंट सालाना कितना मिलेगा। 5 to 10% इंक्रीमेंट यू शुड ऑलवेज एक्सपेक्ट। यानी एवरेज सैलरीज आर लाइक आई थिंक 1.7 to 2 लाख आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एमडी होने के बाद। यानी इंक्रीमेंट अगर आपको 10-15 हज़ार हर साल मिल रहा है, फिक्स जॉब होती है, तो जॉब के स्लॉट्स होते हैं, तो वो एचओडी ऑफ द एनेस्थीसिया वो डिसाइड करेगा कि हर एक लिस्ट होता है। प्राइवेट कॉर्पोरेट में क्या होता है, लिस्ट का फिक्स नहीं होता, गवर्नमेंट जैसा कि 9 AM स्टार्ट होगा। तो जनरली कई जो बाहर से डॉक्टर आते हैं दे प्रेफर कि भाई मैं 6 बजे ले लूँ, 7 बजे ले लूँ। तो मैं इट्स वेरी कॉमन 6 o'clock 7 o'clock टू स्टार्ट द ऑपरेशन थिएटर्स। तो वो 6 to 6 यानी 6 to 5 एटलीस्ट जो जनरल यानी वर्किंग आवर्स होता है उसमें वो डिवाइड कर देते हैं। कोई बंदा जो 6 को आता है तो 6 to 6:12 वो 2 या 3 बजे निकल जाए, इस तरह से 8 to 9 आवर्स ऑफ जॉब। लेकिन होता है टीम में फिर वो डिवाइड कर दे, कोई 1 या 2 बंदा है, आपको वीक में 1 दिन ऑन कॉल रहना पड़ेगा। जो आपने पूछा नाइट ड्यूटी, सभी नाइट ड्यूटी नहीं होती बेटा, तो है कि वीक में 1 या 2, एक ही दिन या एक दिन 2 बंदे या फिर एक बंदा एक दिन या फिर एक नाइट ड्यूटी तो आपको लेनी पड़ती है अगर कोई कॉल्स आ जाए तो उसके लिए। और उसके लिए होता है कि अगर आपका घर एकदम नज़दीक है तो फिर आप वहीं जा सकते हो या फिर आप वहाँ सो सकते हो, ठीक है। तो वो नाइट ड्यूटी रहेगी। और फिर संडेज जो है तो ऑल्टरनेट संडेज तो नहीं आएंगे, क्योंकि मान लो संडेज तो है आप यानी सब है इंटरनल डिपार्टमेंट में सब डिसाइड किया जाता है। अगर वो वहां पर एक ग्रुप बना हुआ है तो ग्रुप बना हुआ है तो फिर हॉस्पिटल का कंट्रोल नहीं रहता है। ग्रुप अगर बना है तो ग्रुप के जो लीडर है, ग्रुप के जो प्रमोटर्स है, एचओडी और 2-3 प्रमोटर है, उन लोग डिसाइड करते हैं किस तरह से काम करना है। वो 4-5 लोग होते हैं, वो सब कंट्रोल करते हैं, वो पार्टनर्स होते हैं, दूसरे लोग को एम्प्लॉय करते हैं, तो उस हिसाब से ड्यूटी होगी।
लेकिन ड्यूटी आवर्स फिक्स रहेंगे। ऑन कॉल किसी एक या 2 दिन, हफ्ते में 1 दिन आता है यूजुअली ऑन कॉल, उसी तरह से काम चल सकता है। वर्क लाइफ बैलेंस बेटा इसमें आप मैनेज कर सकते हो। तो जो जो भी प्रॉब्लम जो मैं बता रहा था कि वर्क लाइफ बैलेंस भूल जाओ एनेस्थीसिया में, वो तो इसलिए था अगर आप फ्रीलांसर हो तो फ्रीलांसर लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अभी भी मैं अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। कल जो मेरा थी कजिन के लड़के की शादी थी, तो मैं कहाँ जा पाया शादी में। मैंने सोचा था एक ही कॉल रहेगा तो ख़त्म करके, मैं राजकोट में ही शादी थी जो नेटिव प्लेस है मेरा, तो मैं सोचा 4 आवर्स का ड्राइव है, 3:30 तो 12 बजे तक सर्जरी खत्म कर निकल जाऊंगा। शाम को रिसेप्शन है, एक के बाद दूसरी सर्जरी आती है, दूसरे के बाद तीसरी आती है, तीसरे के बाद चौथी आ गई, और चौथी के बाद रात को इमरजेंसी भी आ गई। तो पूरा दिन ही मेरा निकल गया, मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझे कैंसिल करनी पड़ी, मुझे उसे मैसेज करना पड़ा सॉरी का। तो ये रहेगा कॉर्पोरेट में, आई थिंक जो है क्लियर ग्रुप रहेगा, फिक्स्ड आवर्स रहेंगे, एक आध दिन ऑन कॉल रहता है जिस दिन आपको नाइट को अवेलेबल रहना है, एक आध वीकेंड यानी महीने 1.5 महीने में एक आध वीकेंड आप ऑन कॉल लीजिए, तो उस तरह का रहेगा। डिपेंड्स ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट यू अग्री, मगर ये कि फिक्स सैलरी में काम करना है। एंजल हमें बोल रहे हैं कि शुड आई गो फॉर एंजल, जो आईडी है एंजल आईडी है, बोल रहे कि सर शुड आई गो फॉर पीडिया और ऑर्थो। तो एंजल ये है कि बहुत ही आपने जो मुझे चॉइस दिया, मुझे भी थोड़ा चक्कर आ गया, यानी पीडिया कहाँ और ऑर्थो कहाँ, दोनों का यानी एक्सट्रीम ब्रांचेस है। यानी सर्जरी मेडिसिन का यहाँ डिफरेंस नहीं है, यहाँ तो आज ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। यानी अगर 2 सर्जरी में चॉइस देते, 2 मेडिसिन में चॉइस देते तो कुछ भी बात बनती थी। लेकिन पीडिया के लिए एप्टीट्यूडन और ऑर्थो के लिए एप्टीट्यूडन, यानी आप अगर सॉफ्ट हार्टेड हो, मेडिसिन ओरिएंटेड हो, अगर आप काइंड हार्ट रखते हो, सॉफ्ट हार्ट रखते हो, फिजिकली यानी आप मीडियम हो, यानी उतने स्ट्रांग नहीं हो, तो आपको फिर पीडिया लेना चाहिए। ऑर्थो लेने के लिए ऑर्थोपेडिक का मेरा वीडियो है, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, या फिर आज A to Z में भी जो हमने ऑर्थो का लिखा हुआ है, टॉक्सिसिटी एंड रेसिडेंसी में हमने ऑर्थो का बोला है, सभी जगह डिस्कस किया किस तरह की पर्सनैलिटी ऑर्थो में चाहिए और प्राइवेट प्रैक्टिस कैसे होती है। बहुत ही जल्द हम लोग ऑर्थोपेडिक सर्जन, एक डिमांड आई है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन को लाया जाए यहाँ पर, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारे आने वाले हैं बहुत ही जल्द, नेक्स्ट वीक, द कमिंग वीक आई एम पुटिंग अप द इंटरव्यू with a successful orthopedic surgeon who had a very bright, the first generation doctor of his family, लेकिन एक डोमिनेंट बैकग्राउंड, यानी डोमिनेंट बैकग्राउंड से आते हैं, एक बैकग्राउंड यानी उस तरीके से नहीं, पैसे से डोमिनेंट नहीं, लेकिन कम्युनिटी डोमिनेंट है, और वो खुद इतने होशियार है, रीलोकेट करते हैं अपने आप को 12th स्टैंडर्ड के लिए। यहाँ तो बात थी एमडी के लिए रीलोकेट, MD MS के लिए, वो गांव से है, छोटे टाउन से है, तो आते हैं अहमदाबाद की, मुझे 12th करना है तो अहमदाबाद में ट्यूशन्स करूँगा, क्लासेस करूँगा, वो रैंक लाता है, बोर्ड में वो आते हैं, बोर्ड में रैंकर बनते हैं, सबसे बड़ी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, उसमें भी रैंक लाते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी, प्रेसिडेंसी, डॉक्टर्स एसोसिएशन भी करते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि रैंक का ये तो क्या, डायरेक्ट सीट नहीं लूँगा, ऑल इंडिया से लूँगा, ऑल इंडिया से भी ऑर्थो लेना है तो ऑर्थो लेते हैं। आज इनका सक्सेसफुल प्रैक्टिस इज एन आर्थोप्लास्टिक सर्जन, रोबोटिक आर्थोप्लास्टिक सर्जन, सक्सेसफुल सर्जन, इनका इंटरव्यू हम लाएंगे। तो एंजल यानी आगे जाके ये बोल रही है कि आई मे गेट पीडिया बट इन प्राइवेट बट मैनेजेबल विद स्टाइपेंड, NHL गुजरात। ओ एंजल यू आर फ्रॉम गुजरात, यानी दूसरे उसमें मुझे पता चला। और शुड आई गो फॉर ऑर्थो इन BJ मेडिकल कॉलेज गुजरात। तो यही है कि भाई BJ मेडिकल कॉलेज में जो है आपको मिल रहा है आई मे गेट पीडिया बट इन प्राइवेट बट मैनेजेबल विद स्टाइपेंड, यानी NHL गुजरात में जो इनको शायद वो वाली मिल रही है जिसमें स्टाइपेंड नहीं है। लेकिन बेटा जो एंजल है कि भाई पीडिया वर्सेस ऑर्थो, तो ये डिसाइड कर लो, BJ मेडिकल का ऑर्थो उससे ज़्यादा क्या होगा आपके लिए। BJ मेडिकल के ऑर्थोपेडिक जो प्रोफेसर्स है, जो डिपार्टमेंट है, जिस लेवल का वर्क है उसका तो मैं काफ़ी सारा बोल चुका हूँ। अगर सर्जरी में पैशन है, सर्जरी करना है, ऑर्थोपेडिक बनना है, तो आपको तो टॉप कॉलेज में टॉप ब्रांच मिल रही है, गो फॉर ऑर्थो, ले लो। अहमदाबाद में पीडिया नो, अनलेस यू आर मोटिवेटेड फ्रॉम बिगनिंग। चॉइस आपने इतनी वैरिड दी है मुझे, तो BJ मेडिकल और NHL दोनों ही तो टॉप कॉलेजेस है। लेकिन हाल में अगर देखो तो NHL थोड़ा डाउन गया है इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पेशेंट एंड द काइंड ऑफ वर्क एंड द प्रोफेसर्स हु गेट देमसेल्व्स अटैच्ड एंड टीच। तो हाल का अगर हम देखते हैं तो फिर BJ मेडिकल कॉलेज विल गिव यू अ बेटर वॉल्यूम, बेटर ट्रेनिंग, क्योंकि वो कॉलेज बड़ा बड़ा होता गया। यहाँ थोड़ा सेमी गवर्नमेंट जैसा हो गया और उसमें उतने पेशेंट्स नहीं आ रहे अभी। गो फॉर BJ मेडिकल ऑर्थो।
आर्यन बोल रहे हैं कि थैंक यू सर प्लीज बिंग एन ऑथर। तो मैंने बोला कि आर्यन ने मांगा है कि सर प्लीज ऑथर सर इनको लाइए, इनका बुलाइए, उनका पर्सपेक्टिव का प्राइवेट प्रैक्टिस ला रहे हैं आर्यन, आई विल ब्रिंग इट फॉर यू। रवि बोल रहे हैं कि रवि जो थे हमारे काफ़ी पुराने कैंडिडेट है, रवि ने काफ़ी सारा यानी पहले डिस्कस किया था। रवि अब बोल रहे हैं कि भाई पहला राउंड ख़त्म होने के बाद रवि के थोड़ा थॉट प्रोसेस, रवि का थोड़ा थिंकिंग, रवि का थोड़ा ये थोड़ा हिल यानी थोड़ा चेंज हुआ है। तो यही तो मसला है यहाँ, जैसे जैसे हो रहे हैं पेशेंट्स के जिनको नहीं मिल रहा है, जिनको जो चॉइस नहीं मिल रही है, या जो सेकंड चॉइस अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं या दूसरी चॉइस के लिए जा रहे हैं, उनका माइंड अभी कैसा चल रहा है और वो कैसे यानी अपने आप को पाते हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ, मैं क्या करूँ, मैं आगे बढ़ूँ, पीछे जाऊँ, रुक जाऊँ, दूसरा ट्रायल दूँ। और ये बहुत ही खूबसूरत यानी माहौल बन रहा है जो हर एक लोगों के लिए इट विल सेट एन एग्जाम्पल एंड हेल्प सो मेनी पीपल। तो रवि बोल रहे हैं कि हेलो सर, डॉक्टर रवि हियर, रैंक 28,950 है, ऑर्थो एस्पिरेंट जो था डेफिनेटली इन्होंने कई बार डिस्कस किया था, शायद डिप्लोमा ऑर्थो की भी बात हुई थी, ऑर्थो एस्पिरेंट है। एंड होप यू रिमेंबर, ऑफ कोर्स रवि, आई रिमेंबर यू, यू हैव इंटरेक्टेड सो मेनी टाइम्स। सर एक्चुअली आई एम थिंकिंग टू गेट एमडी फार्मा फ्रॉम अ गुड कॉलेज राइट नाउ एंड एक्सेल इन इट। तो बोल रहे हैं कि चलो था ठीक है, तो ये एक प्रैग्मेटिक सोच, एक थिंकिंग वाला बंदा है जो सोच रहा है ठीक है जो हुआ सो हुआ, लेना चाहता था मैं लेना चाहता था, अब नहीं मिल रहा तो क्या। तो वो बोल रहे हैं कि अगर अच्छे सेंटर में मुझे फार्मा मिल रहा है तो क्यों ना मैं फार्मा के लिए जाऊँ। तो ये सोच रहे कि मैं फार्मा लेना चाहता हूँ और फार्मा में काफ़ी यानी एक्सेल करूँगा, अच्छी से पढ़ाई, अच्छी से आगे बढ़ूँगा। तो वो बोल रहे हैं कि अपनी लाइफ के बारे में इससे बोल रहे हैं कि इससे मेरा क्या होगा, मुझे थोड़ा पैसा मिल जाएगा, आई विल अर्न सम मनी फॉर द होम एंड मैरिज एज वेल। तो लग रहे हैं कि एकदम ही यानी सुलझे हुए आदमी है, एकदम रिस्पॉन्सिबल आदमी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जानते हैं, अपनी लाइफ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जान रहे हैं। तो मैरिज करना है उसके लिए लगता है ये खुद ही अपना पैसा मैनेज करना चाहते हैं या इनकी सिचुएशन ऐसी है। तो बोल रहे हैं थोड़ा पैसा आ जाएगा, मैरिज हो जाएगा और उससे यानी मेरा सब घर में भी पैसा आ जाएगा, मैरिज भी हो जाएगा, तो सब कुछ सेटल हो जाएगा। और आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स वन आई एम क्वाइट स्टेबल एंड आई मे, तो बोल रहे हैं कि थोड़ा फार्मा हो जाए, पैसा आ जाए, शादी हो जाए, सेटल हो जाऊं, उसके बाद भी अगर मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े साल बाद मेरे में अभी भी वो जान बाकी है, जुस्सा बाकी है, मैं फिर भी एक ट्राई और दूंगा आफ्टर कंप्लीटिंग फार्मा एंड ऑल। I may reattempt for the NEET or the INI and maybe some other opportunity to move my career ahead with that. I need your input on that. तो कोई बात नहीं है, मैं तो आपको बहुत ही अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आप, मुझे ये बंदे काफ़ी पसंद है, यानी आपका तो मुझे एकदम पसंद आया कि आप बिल्कुल एक प्रैक्टिकल सोच हो, एक प्रैग्मेटिक सोच है कि चलो गिवन द सिचुएशन, वो होता है ना कि भाई आप आते हैं, आप एक मैच खेलने आते हैं, एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई 10 की एवरेज से खेलेंगे, यानी T20 का मैच है, या फिर ये मैच है कि चलो भाई पहले बॉल से ही छक्का मारेंगे, 10 की एवरेज से खेलेंगे, आज तो यानी 350 रन मारना ही है, 7-8 की एवरेज पहले से ही पावर प्ले में रखना है, 10 की एवरेज रखना है। मगर जब पिच आती है, पहला बॉल पड़ता है, लगता है ये तो बहुत स्विंग हो रही है, तो बहुत बाउंस हो रही है, एक आध विकेट गिर जाती है, 3 की एक विकेट मान लो गिर गई है, ऑर्थो मिला नहीं है, ये सोच रहे हैं दूसरी विकेट गिर रही है, तो ये सोच रहा है कि यार ये तो बहुत ही डिफिकल्ट पिच है। तो ये T20 में मैं सोच रहा था कि 200 का रन 10 के एवरेज से, तो अब लगता है कि 200 तो नहीं बनेंगे, सामने वाली टीम के भी 200 नहीं बनेंगे, तो क्यों ना मैं 7 रन के एवरेज से खेलूं, क्यों ना मैं अभी विकेट बचा लूं, विकेट बचा लूं, थोड़ा जम जाऊं, जमने के बाद लास्ट के 5-7 ओवर में मैं हिटिंग करूंगा। बिल्कुल उसी तरह का एग्जाम्पल है। तो विकेट बचा के थोड़ा 10-15 ओवर खेल लिया, उसके बाद हिटिंग किया, तो कहीं मान लो 150 का टारगेट लेके चल रहे थे 200 के बगैर, तो भी 170 पहुंच गए, जो बहुत ही डिसेंट स्कोर होगा टू विन द मैच, बिकॉज अपोजिशन के लिए भी कंडीशंस ऑकवर्ड है। तो ये तो है ठीक है, तो आपने डिसाइड कर लिया है, अब अपना माइंड कंफ्यूज मत करो रवि, नो कंफ्यूजन। अगर फार्मा लिया है, एक्सेल करना है, तो अब उसी में लगे रहो, उसी में रिसर्च करो, कैसे बढ़ोगे, क्या करोगे, आपको बहुत ही डिसेंट जॉब मिलेगी। आप क्लिनिकल रिसर्च में जाइए, मैं तो बोलता हूँ बाद में नीट देने से अच्छा है ऐसे फोकस कीजिए, 5-7 साल काम करने के, मैं क्लिनिकल रिसर्च करना चाहता हूँ, अपना ही ग्रुप बनाऊंगा, अपना ही एंटरप्रेन्योरशिप कीजिए, अपना रिसर्च फॉर्म बनाइए, क्लिनिकल ट्रायल्स कीजिए, फॉरेन जाने का भी आपको चांस रहेगा, कंपनीज आपको खूब ट्रैवलिंग भेजेगी, या नहीं इस तरह का है, मैनेजमेंट रोल में भी आप आगे बढ़ सकते हो, पैसा काफ़ी डिसेंट आता है, वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन रहता है। तो अब अगर ये डिसाइड हो गया है, अब इसमें हिलना नहीं है बेटा,
बाद में देखते हैं, ट्रायल देना है, एक आध ट्रायल देख लो, लग गया है ना हुक बैट घुमा दो, सिक्सर लग गया तो जीत गए, नहीं लग गया तो भी अपना तो चल ही रहा है। ठीक है रवि, वेरी गुड, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर माइंड एंड इट मस्ट बी हेल्पिंग सो मच, योर वीडियो और योर क्वेश्चन मस्ट बी इंस्पायरिंग सो मेनी हियर टुडे। एक भाई है सत्य कुमार 116, सत्य कुमार बोल रहे हैं कि एसबी सब बहुत सोचा सर, यानी आई थिंक सर बहुत सोचा, मैंने सोचा जो कोई नहीं लेता वो ही मैं लूंगा, तो बोले मैंने बहुत सोचा, मैंने सोचा जो कोई नहीं लेगा वही मैं लूंगा। सत्य कुमार, यू सिम टू बी अ वेरी जॉली पर्सन और वेरी एंथुसियास्टिक। और सर एनेस्थीसिया ले लिया हूँ फर्स्ट राउंड में, और वो पे स्माइली भेज रही, एकदम सेलिब्रेशन वाली, खुशी वाली स्माइली। तो भाई बहुत अच्छा किया ना सत्य कुमार, क्या प्रॉब्लम है भाई, जो है कि भाई है कि कुछ अलग करोगे तभी तो प्रोमिनेंट होगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सब कोई जो हर्ड में है, यानी सब जो भीड़ चल रही है, तो उसी के साथ अगर मैं चलूंगा तो उसी के साथ मैं चलूंगा, तो मैं अलग कहाँ से, मैं थोड़ा अलग रास्ता ढूंढूंगा, अलग रास्ते से अपनी मंजिल पहुंचूंगा, तो फिर मैं ज़्यादा प्रोमिनेंट, मेरी ज़्यादा यानी मैं दिखूंगा, मैं लोगों को अलग ही दिखूंगा। तो यही तो करना है सत्य कुमार, आपने किया, सही किया है, फोकस रहिए। एनेस्थीसिया के मेरे वीडियोस देखिए, ए टू जेड में भी सबसे पहला ए फॉर एनेस्थीसिया, तो देखिए उसमें मैं क्या बोल रहा हूँ। ट्रांसप्लांट एनेस्थीसिया के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, बाकी हर एक वीडियो में कहीं ना कहीं काफ़ी सारा उनको एनेस्थीसिया, ट्रांसप्लांट एनेस्थीसिया, न्यूरो एनेस्थीसिया काफ़ी सारा बोला हूँ। ठीक है, वेल डन सत्य कुमार, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कैरियर। प्रणव 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 गवाड़े हैं, हमेशा ये मेरे फॉलोअर हैं, काफ़ी सारे वीडियो, हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ फीडबैक देते हैं और फॉलो करते हैं, बोलते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन सर फॉर द ग्रोथ ऑफ द चैनल। वेलकम प्रणव एंड कीप पोस्टेड, कीप यू नो एनकरेजिंग अस, इट इज़ वेरी गुड टू हैव यू ऑन अवर चैनल, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। और राजेश शाह बोल रहे हैं, राजेश शाह बोल रहे हैं कि ड्यू टू करंट लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल मेडिसिन इज प्रिफरेबल नाउ डेज। ठीक है, तो राजेश साहब वही फीडबैक दे रहे हैं कि जो फीडबैक था कि भाई मेडिसिन के बारे में जो फीडबैक था उसकी वीडियो में कि भाई फर्स्ट चॉइस क्यों रहा, तो बोले करंट सिचुएशन और लोगों की जो प्रेफरेंस है, उनको लाइफस्टाइल का बहुत वो है, तो वो मेडिसिन ले रहे हैं। सो ठीक है, तो दैट इज शोइंग अस द ट्रेंड, दैट इज शोइंग अस द चेंजिंग वर्ल्ड सिनारियो, चेंजिंग माइंड्स ऑफ पीपल एंड चेंजिंग थॉट्स ऑफ पीपल। तो यही तो होता है, चेंज इज द ओनली थिंग विच इज कॉन्स्टेंट इन दिस वर्ल्ड, यानी चेंज तो आना ही है। जो 10 साल पहले था वो आज नहीं है, आज जो रहेगा वो 10 साल बाद भी नहीं रहेगा, तो चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट इन लाइफ। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन दोज हु वांटेड मेडिसिन, दोज हु वांटेड टू चेज द ड्रीम एंड मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस, एंड ऑल द बेस्ट टू देम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ऑलरेडी दोज हु गॉट एनरोल्ड इन इट। गार्गी भोसले हमें बोल रहे हैं कि गार्गी का भी एक बहुत ही खूबसूरत यानी क्वेश्चन था इससे पहले, और उसका हमने डिस्कशन किया है अगले पिछले वाले क्यू एंड सेशन में। गार्गी बोल रहे कॉन्ग्रेचुलेशन सर फॉर द ग्रोथ ऑफ द चैनल, बट सर प्लीज़ एक AFMC पे भी वीडियो बनाओ। थैंक यू वेरी मच गार्गी। और गार्गी ने जब मैं बोला, मैंने देखा, तो मैं AFMC की वेबसाइट पे गया, AFMC के बारे में मैंने सुना तो बहुत है दोस्तों, मैंने काफ़ी सारी एग्जाम दी हुई थी, एम्स दिया, DNB दिया, UPSC दिया, GPSC दिया, गुजरात पब्लिक USMLE दिया, प्लैब दिया, सभी तो पास किया है। AFMC का मैं देखता था इंटरव्यू MCQs में, AFMC काफ़ी पैशनेट लगता था यार AFMC, यानी मगर AFMC का मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया। तो AFMC के बारे में वीडियो बनेगा, जरूर बनेगा, वेट कीजिए 2 दिन के लिए, मैं AFMC के बारे में बनाऊँ। एक अलग ही गार्गी, आपने एक अलग ही कॉर्नर खोला है, एक अलग ही पॉइंट खोला है, एक अलग ही यानी आयाम खोला है कि जो किसी ने सोचा नहीं था कि AFMC के बारे में सोचो, यानी यहाँ पर आएगा कि किस तरह का इंस्टीट्यूट है, किस तरह की यहाँ पर जो है कट ऑफ लिस्ट आती है, और किस तरह के बंदे यहाँ से बाहर निकलते हैं, और दीज आर द मेडिकल सोल्जर्स। डॉक्टर्स सोल्जर के बारे में बात करेंगे, और डॉक्टर्स कैसे देश, हम लोग तो सेवा कर ही रहे हैं समाज की, नो डाउट इन इट, मगर जो सोल्जर डॉक्टर होते हैं, जो सोल्जर को ट्रीट करता है, फ्रंट पे जाता है, इनको ट्रीट करता है, इनकी इंजरीज को लेके इनके साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर देश के लिए जो काम करते हैं, इनके डेडिकेशन, वी डेडिकेट दिस वीडियो टू देम। Definitely, Gargi has made this just to show solidarity to our armed forces, Indian Army, and the doctors in Indian Army. We should celebrate doctors in Indian Army. So next video will be there on the AFC
पुणे, एएमसी पुणे का जो है, एएफएमसी पुणे, नॉट एएमसी, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में है। जब मैं एम्स में था, मैं जब एम्स में मैंने ATLS का कोर्स जब किया था, JN जवाहरलाल लोकनाथ जयप्रकाश नारायण का जो ट्रॉमा सेंटर है, वहाँ पर मैंने ATLS एक ज़माने में किया था। और उस टाइम जो वहाँ पर जो फैकल्टी था, वन ऑफ द फैकल्टी, आई फॉरगॉट हिज नेम, वाज अ मेजर, आई थिंक इट वाज कर्नल, एंड वाज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट फ्रॉम द आर्मी। क्या ही पर्सनालिटी, क्या ही थी, क्या लाइफस्टाइल, क्या ही ऑरा, और उनकी जो फैसिलिटीज़ होती है, उनकी जो होती है, उनके कमिटमेंट क्या होते हैं। और दोस्तों मानो या मानो, एक आर्मी का ड्रेस पहन के जो आप में जो कॉन्फिडेंस आता है, जो और आता है, जो जिस तरह से लोग आपको देखते हैं, यानी एक ज़माने में मुझे भी लगता था कि देश के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन जो मेरा जो स्वास्थ्य है, मेरा जो यानी फिजिकल कैपेसिटी है, वो वैसा बनता नहीं है। लेकिन डॉक्टर्स के लिए वो नहीं होता है, कहीं ना कहीं नहीं हो सका। और ये जो गार्गी ने मुझे याद दिलाया है, मेरे सन को मैं बोलता हूँ, मेरी वाइफ थोड़ी उसमें डिफर करती है, लेकिन मेरे सन को मैं उसमें बोलता हूँ कि भाई ये एग्ज़ाम तो देगा, लेकिन AFMC की भी एग्ज़ाम दे, और या AFMC में भी ट्राई कर। भाई तुझे कहाँ पैसा बनाना है, तुझे कहाँ कुछ करना है, सब कुछ तो सेटल है लाइफ में, एक ही तो बेटा है। यानी यू शुड हैव अ लाइफ विद पर्पस। हमारा भी पर्पस है, सब कुछ है, मगर वो एक अलग किस्म का पर्पस, देश के लिए पर्पस। जो जवान हमारे लिए फाइट करते हैं बॉर्डर पे, जो गोलियां झेलते हैं, और उनको ऑपरेट करना, उनको एनेस्थीसिया देना, उनको जिनकी जान बचाना, उससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है दोस्तों। और मेरे अंदर वो कहीं ना कहीं, तो इसीलिए जैसे ही ये जो ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च हुआ था, तो पहला स्टेटमेंट जैसे ही अटैक हुआ और ब्लैकआउट हुआ भुज और बॉर्डर्स में, मैंने अपने दोस्तों के ग्रुप में मैंने डिक्लेयर कर दिया कि सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड कौन है? जनरल सर्जन्स, प्लास्टिक सर्जन्स, एनेस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोपेडिक्स। ये तो लोग रिक्वायर्ड होते हैं बॉर्डर पे या आर्मी हॉस्पिटल्स में। एंड आई डिक्लेयर्ड, अगर गवर्नमेंट बोलती है कि भाई हमें सेवा चाहिए, हमें ये चाहिए, तो मैं बोला मैं सीधा सीधा रजिस्ट्रेशन कुछ बोले बगैर निकल जाऊंगा वहाँ पर सेवा करने, उनको ट्रीट करना है, उतना तो मैं कर ही सकता हूँ। So this is a very good suggestion, Gargi, and we will definitely dedicate one video for Armed Forces Medical College. AKP जो बोल रहे हैं, AKP हमें बोल रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सर, रियली लाइक योर वीडियो यूट्यूब रिगार्डिंग द IHBT यानी बोल रहे हैं इम्यूनोहिमेटोलॉजी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी वो ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन वाला जो वीडियो, उसके बारे में बोल रहे हैं। सर, वन हेल्प फ्रॉम योर साइड दैट शुड आई प्रेफरेबली चूज एट 43,000 इनका रैंक है, जनरल कैटेगरी, DNB, IHBT और डिप्लोमा एनेस्थीसिया। तो है कि इसमें तो डिपेंड व्हाट यू वांट टू डू, यानी अगर आपको जनरल कैटेगरी में यानी MD अगर मिल रहा है, IHBT, तो यू कैन गो फॉर इट। MD की डिग्री मिल रही है, साफ सुथरी लाइफ मिल रही है, वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा। डिप्लोमा एनेस्थीसिया करके सिर्फ प्राइवेट प्रैक्टिस से तो स्टार्ट करोगे, उसमें अगर फिर जॉब वगैरह का जो है कैटेगरी जॉब अगर वगैरह लेनी है, तो बाद में सेकेंडरी DNB करना होगा। तो इस तरह की रैंक में अगर ये जो फिट हो रहा है, अगर बहुत माथापच्ची नहीं करना है, बहुत दौड़ना नहीं है, बहुत स्ट्रगल नहीं करना है, तो फिर आप IHBT MD ले लीजिए एंड डू अ डिसेंट जॉब, उसमें एक्सेल कीजिए, उसमें रिसर्च कीजिए, उसमें आगे बढ़िए। ठीक है, ओके, thank you very much. And the candidate name was AKP and is not mentioned in doc entropy. मोनिश खान जो है वो बोल रहे हैं कि भाई सर, someone who is 29 years old of age today and should he opt for MD medicine, as everyone says that you might also have to do DM in the future. यानी वो बोल रहे हैं कि मोनिश एक अलग नजर ला रहा है कि 29 ईयर्स है, और अगर MD मेडिसिन लेते हैं तो फिर लेना चाहिए या नहीं, या फिर DM करना जरूरी है क्या। तो मैंने मेडिसिन वाले के वीडियो में भी और A to Z वाले में भी बोला है, और जब ये आर्ग्यूमेंट जो थी, जो वाई मेडिसिन टॉप टेक मेडिसिन ने बाजी मार ली, उसमें भी यही बात थी कि DM करना जरूरी नहीं होता है। आप किस उसमें अपने को बांध के रखते हो, किस किस्म की प्रैक्टिस करना चाहते हो। MD मेडिसिन हो जाइए, लेकिन 1 साल और दीजिए, जहाँ पर आप एटलीस्ट यानी 3 मंथ्स का यानी कार्डियोलॉजी रोटेशन लीजिए,
न्यूरोलॉजी रोटेशन लीजिए, इन्फेक्शियस डिजीज का रोटेशन लीजिए, नेफ्रोलॉजी का रोटेशन लीजिए। 3-4 महीने हर एक जगह जाइए, 3-1 महीने आईसीयू में जाइए। तो ये 1-1.5 साल आप एक अच्छी हॉस्पिटल में रोटेशंस लीजिए, फेलोशिप्स कीजिए, जो भी कीजिए, यानी सभी का यानी अच्छा अच्छा नॉलेज ले लीजिए। उसके बाद आप मेडिसिन प्रैक्टिस करें तो यूल बी फर्स्ट हैंड यानी फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट फिजिशियन। अगर किसी को एमआई हुआ है तो ईको सीख लीजिए, पेरीमोरेपरेटिव मेडिसिन कर लीजिए, ईको उसमें बहुत ही हैंडी होता है। ईसीजी के कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, एक किसी आईसीयू में ज्वाइन होकर या कार्डियोलॉजी यूनिट में रह के। तो ये सब अगर आप सीख लोगे, थोड़ा इमरजेंसी मेडिसिन तो सबका थोड़ा थोड़ा सा एक फेलोशिप लेके सीख लो, उसके बाद प्रैक्टिस करो तो वो अलग ही किस्म का होगा आपका। ठीक है, तो वो कर सकते हैं। अर्पिता साहब पूछ रही है, अर्पिता सर विच वन विल बी बेटर फॉर जॉब, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ। तो गवर्नमेंट प्राइवेट बोथ को जॉब करना है तो कौन सा बेटर रहेगा जॉब के लिए? तो वो बोल रही है कि कोलकाता टॉप कॉलेज चेस्ट मेडिसिन, इनको मिल रहा है कि कोलकाता के टॉप कॉलेज में इनको चेस्ट मेडिसिन मिल रहा है, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, और वेस्ट बंगाल पेरिफेरल जनरल मेडिसिन। आई ऑल्सो डोंट वांट टू डू डीएम, फीमेल डॉक्टर प्लीज रिप्लाई। तो इनको जॉब ही करना है, प्राइवेट या गवर्नमेंट कुछ भी। कलकत्ता में आप रहती कहाँ? और पिता आपको ये बताना था, आप रहती कहाँ? आप कलकत्ता से रह रहे हो, टॉप कॉलेज में चेस्ट मेडिसिन मिल रहा है और पेरिफेरल कॉलेज में यानी एमडी मेडिसिन मिल रहा है। आप ले लो टॉप कॉलेज में पल्मोनरी मेडिसिन, रेस्पिरेटरी मेडिसिन ले लो, जॉब भी मिलेगी, प्राइवेट में अच्छी जॉब मिलेगी और उसमें बहुत ही स्कोप रहेगा। डीएम करने की जरूरत नहीं है पिता, यानी फिर है थोड़ा सा फेलोशिप के सीनियर के साथ हो गए, लेकिन उसमें इंटरवेंशन सीख लो, यानी उसमें ब्रोंकोस्कोपी सीख लो। ब्रोंकोस्कोपी ब्रोंकियल लवाज है, ब्रोंकोस्कोपी है, और आजकल का जो लेटेस्ट है पल्मोनरी का मेरा वीडियो देखिए, उसमें भी मैं ये काफ़ी सारा बोला हूँ। ई बस एंडोस्कोपिक गाइडेड अल्ट्रासाउंड बायोप्सी, ब्रोंकियल बायोप्सी या ट्रांस ब्रोंकियल बायोप्सी। तो होता है पैराट्रेकियल लिम्फ नोड मीडियासिनल जो मांस होते हैं वगैरह होते हैं, तो एंडोस्कोपी से हम जाते हैं, उसमें अल्ट्रासाउंड लगा होता है, ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, अल्ट्रासाउंड लगा होता है, वहीं से यानी वहाँ पर ब्रोंकस के बाहर मीडियास्टिनम या पैराट्रेकियल या कराइना के पास जो भी कोई मांस है, नोड्स है, उनकी बायोप्सी लेना हो तो फिर वहाँ से नीडल जाके ट्रेकिया में से या ब्रोंकस में से उस मांस में जाके बायोप्सी लेते हैं। दिस इज द लेटेस्ट थिंग। ऐसा कीजिए, स्लीप स्टडी कीजिए, सीओपीडी में मास्टर हो जाइए, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर में मास्टर हो जाइए, ओपीडी खूब चलती है पल्मोनरी वालों की। तो लीजिए, आपके लिए सीधा सीधा आंसर है टॉप कॉलेज पल्मोनरी मेडिसिन, गो फॉर इट। आसिफ इकबाल अहमद बोल रहे, वेलकम आसिफ इकबाल अहमद। द एमडी मेडिसिन इज राइडिंग बाइक। इन्होंने एक अच्छे से एक मीम जैसा बनाया है कि एमडी मेडिसिन इज राइडिंग बाइक, यानी वो बाइक को कंपेयर करते हैं मेडिसिन को। एमएस जनरली इज लाइक राइडिंग एरोप्लेन, तो बोल रहे हैं कि मेडिसिन है इट्स लाइक फीलिंग लाइक राइडिंग अ बाइक, और एमएस सर्जरी बोल रहे हैं इज लाइक राइडिंग एन एरोप्लेन। नो वन विश टू राइड एरोप्लेन बिकॉज इट इज रिस्की। लगता है आप काफी यानी वो लग रहे हो, आप काफी यानी जॉली आदमी लग रहे हो। थैंक्स फॉर मेकिंग दिस मोमेंट लाइट। कई सारे लोगों को स्ट्रेस में कुछ भी लाइट एकदम पोस्ट शेयर करना बहुत ही अच्छा, मुझे भी पढ़ने में अच्छा लग रहा है। तो बोल रहा है कि प्लेन तो कोई नहीं चला जाता क्योंकि बहुत रिस्की है, मगर एक बार अगर प्लेन चलाने में मास्टर हो जाते हो देन द इनकम ऑफ द पायलट इज 10 टाइम्स हायर देन द बाइकर। यही तो था, यही तो हम बोल रहे थे उस वीडियो में भी, तो हम बोल रहे थे कि चलो स्ट्रेस नहीं लेना है, सर्जरी का स्ट्रेस नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है, वर्क लाइफ बैलेंस करना है, जो भी करना है, आगे बहुत लंबा भी नहीं कैरियर खींचना है, और मेडिको लीगल केस कहना स्ट्रेस की जो बात है। लेकिन फिर जो बंदा स्ट्रेस वो जेल लेता है, इतने साल निकाल लेता है, और 10 साल के बाद अगर फिर वो ज़्यादा कमाता है, फिर उसकी अगर इनकम ज़्यादा रहती है, तो फिर हम उसके जेलस नहीं हो सकते। वी कांट एनवी हिम कि भाई जो है भाई इसने मेहनत किया, 10 साल इसने खपा दिए, अपने आप को एक्सपर्ट बनाया, फिर वो सर्जरी का 1 लाख रुपया ले रहा है, तो वो उसका हक बनता है। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि अगर एक बार मास्टर कर तो पायलट की सैलरी 10 टाइम ज़्यादा होती है, एवरेज सर्जन अर्न्स मोर देन वेरी एक्सपीरियंस एमडी मेडिसिन ऑल्सो, दैट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। लेकिन आपने जब चूज किया तो वही तो वो देख के नहीं चूज किया था, जिन्होंने मेडिसिन चूज किया वो सोच रहे थे कि एक कंट्रोल लाइफ है, नॉन सर्जिकल ब्रांच है, वर्क लाइफ बैलेंस करना है, मेडिसिन या मेडिसिन प्रोफेसर के बाहर भी कुछ कुछ करना है, तो उन्होंने वो चूज किया। सर्जरी वाले ने पैशन चेस की, स्ट्रगल किया, 10 साल वो किया, फिर अगर वो ज़्यादा कमाता है तो फिर उसका रिग्रेट यानी एनवी हम नहीं कर सकते। बहुत अच्छा, थैंक यू इकबाल साहब। Full name is Asif Iqbal, Dr. Asif Iqbal. Thank you for sharing this lighter moment with us.
काफ़ी सारा यानी ग्रुप में देखिए किस इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स आ रहे हो, इंटरेस्टिंग बातें हो रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। मेडिकल वर्ल्ड बोल रहे हैं, मेडिकल वर्ल्ड 9508 इज सेइंग गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम है डॉक्टर विकास भोजाने, मैं 37 ईयर्स ओल्ड हूँ एंड मैं इन सर्विस कैंडिडेट इन महाराष्ट्र। तो इन्होंने जब बोला था कि इन सर्विस कैंडिडेट, तो मैं कंफ्यूज था, तो मैंने बोला कि डॉक्टर विलास इन सर्विस यानी क्या भाई, आप आर्मी में हो? मुझे तो लगा सर्विस मीन्स आर्मी, तो भाई क्या आप आर्मी में हो या फिर आप कुछ और यानी किस तरह की सर्विस? तो वो बोले कि वो पीएचसी में काम करते हैं, 37 ईयर्स के हो गए हैं और अब उन्होंने ये दी हुई है, उसमें ठीक रहेंगे। तो आई गॉट एमडी एनेस्थीसिया एट द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एट संभाजी नगर, जो प्रीवियसली बोला था औरंगाबाद, इन द स्टेट राउंड 1। एमडी एनेस्थीसिया इन सर्विस ब्रांच ठीक रहेगा क्या सर? सो विलास भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, पहले तो आपने जो सेवा की, आपने जो यानी इतने साल जो है पीएचसी में काम किया, रियली आई अप्रिशिएट योर वर्क। यानी पेरीफेरी में जाके काम करना, यानी पीएचसी में काम करना, गवर्नमेंट की जॉब करना, जिस तरह का प्रेशर, जिस तरह का फैसिलिटीज़, ऑकवर्ड सिचुएशन, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ये सब झेल के जो काम करा, आपने रियली सेवा की है, आपने रियली जो नीडी उनकी सेवा की है, अप्रिशिएट, हैट्स ऑफ टू यू। अब ये है कि आपको मिल रहा है एमडी एनेस्थीसिया, तो वो एमडी एनेस्थीसिया लेने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि एमडी एनेस्थीसिया जो इन सर्विस एमडी एनेस्थीसिया बोल रहे हैं, तो फिर आगे जाके क्या होगा आपका? यानी आप क्या ये गवर्नमेंट जॉब छोड़ने वाले हो या फिर यही गवर्नमेंट जॉब चालू होके आपको मेडिकल कॉलेज में एज एन एनेस्थेटिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इन लोग जॉब देंगे? ये मुझे जानना है। प्रॉब्लम तो क्या है? प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, आप ले लीजिए, आप इसमें से बाहर आइए, काफ़ी सारा काम कर लिया, मुझे लगता है फाइनेंशियली भी आप ठीक ठाक स्टेबल होंगे, फैमिली भी सेटल हो गई होगी आपकी, और मुझे लगता है कि जिस तरह का आपका जो है संभाजी नगर का जो मेन गवर्नमेंट कॉलेज है, तो इसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा ही, एंड आई थिंक दैट स्टाइपेंड विल बी इक्वल टू मे बी मेडिकल ऑफिसर जॉब इन अ पीएचसी या थोड़ा बहुत आगे पीछे। तो लगता है फैमिली सेटल्ड है, स्टाइपेंड मिलने वाला है, 3 साल खींच लीजिए और फिर कंसल्टेंट बन जाइए। दैट्स माई बेस्ट एडवाइस यू फॉर विलास, डॉक्टर विलास। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस वीडियो। एक अलग ही सिनारियो, अलग किस्म का पर्सपेक्टिव यहाँ ये लाए हैं। हर एक देखिए, हर एक वीडियो में अलग अलग सर्कमस्टांसेस, अलग अलग पर्सपेक्टिव आ रहे हैं, एंड दैट इज मेकिंग दिस a very beautiful interaction, episodes and ways to interact, and it's inspiring, really inspiring stories that I cannot imagine. तो इस विलास में आपको बता, तो मेरा फ्रेंड है, वो था कि थोड़ा वीक था, उनकी 2 ट्रायल लग गई, थोड़ा पीछे रह गया स्टडी में, हम लोग पास हो गए। कुछ सालों बाद मैं उन्हें मिलता हूँ तो मैं बोलता हूँ, उनका नाम है डॉक्टर उन्मेष उपाध्याय। मैं बोलता हूँ, उन्मेष तू क्या कर रहा है आजकल? शायद आईएमए की मीटिंग में। तो उन्मेष बोला, मैं तो पीडियाट्रिशियन हूँ ना। अरे मैं बोला, पीडियाट्रिशियन कैसा? हम लोग तो ऑल इंडिया दिए, ये दिए, तू तो यानी थोड़ा पीछे रह गया था। तो उन्होंने बोला, ठीक है, मैं फेल हो गया था, पीछे रह गया था, मैंने सीधा सीधा क्या किया, पीएचसी की गवर्नमेंट जॉब ले ली। तो उस टाइम गुजरात में ये था कि जो लोग पीएचसी की जॉब करते थे, यानी 3 साल जिनके पीएचसी कंप्लीट होते थे, उनके लिए रिजर्व सीट होती थी म्यूनिसिपल मेडिकल कॉलेज, एनएचएल मेडिकल कॉलेज में। तो इन्होंने फिर वो पिकअप किया, यानी जो रिजर्व सीट थी उसमें उन्हें पीडियाट्रिक्स मिल गया, और आज वो सक्सेसफुल पीडियाट्रिशियन है, काफ़ी डायनेमिक है। पीडियाट्रिक एसोसिएशन में भी काफ़ी सारा एकेडमिक वर्क करते हैं, वैक्सीन के बारे में ये काफ़ी कुछ जानते हैं, काफ़ी कुछ यानी आगे बढ़े हैं, यानी काफ़ी कुछ काम करते हैं। मेरा बेटा जब बीमार होता है तो मैं उन्मेष को ही कांटेक्ट करता हूँ। आर्टिकल्स भी लिखता है वो काफ़ी सारे न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर, गुजराती न्यूज़पेपर में। So there's a story similar to you. Go for it, Dr. Vilas. अरविंद पटेल जो बोल रहे हैं कि डॉक्टर यानी अरविंद पटेल, आई थिंक यू आर द पेरेंट ऑफ अ स्टूडेंट एंड अ पेरेंट ऑफ एन एस्पिरेंट, मिस्टर अरविंद पटेल, प्लीज गिव मी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सुमनदीप डीम्ड यूनिवर्सिटी, पर्टिकुलरली गायनेकोलॉजिस्ट ब्रांच। तो अरविंद भाई, मैंने आपको पर्सनली भी मैसेज किया, मैं चाहूँगा, मेरी जो है मेरी फ्रेंड है, एक मेरा जो कलीग है और एक फीमेल कलीग, मेल कलीग, दोनों की ही बेटियां वहाँ पर पढ़ रही है। आई थिंक दे मस्ट हैव नाउ पास्ड आउट और दे मस्ट बी डूइंग इंटर्नशिप इन सुमनदीप। तो वहाँ अगर वो इंटर्नशिप कर रहे हैं तो मैं उनसे थोड़ा मैसेज करके मैं पूछ लूँगा, क्योंकि पर्सनली मैं नहीं जानता। डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो पैसा लगेगा। यहाँ शायद कोटा भी होता है, जो जैन समाज है वो इसको चलाता है, तो जो जैन समाज से आते हैं, जैन लोगों का कुछ कोटा भी होता है। तो हाई फीस रहेगी सुमनदीप की, और बड़ौदा में ये है।
तो गायनिकोलॉजी अगर मोटिवेटेड है बच्ची और करना ही है, जो आपका जो भी है किड उनको करना ही है, तो फिर अगर पैसे का प्रॉब्लम नहीं है तो कर ही सकते हैं। मगर फिर भी मैं इंक्वायर करूँगा पेशेंट वॉल्यूम और किस तरह का रेसिडेंसी वर्क है वहाँ पर, दैट नीड टू बी इंक्वायर्ड एंड आई विल ट्राई टू गिव यू फीडबैक पर्सनली। ब्रह्म प्रकाश बेनीवाल जी, मिस्टर ब्रह्म प्रकाश बेनीवाल जी बोल रहे हैं, नमस्ते सर। बोल रहे सर जी नमस्कार, आरएनटी उदयपुर में इनको ओबी गायनेकोलॉजिस्ट मिल रहा है जी। अपग्रेड करने जाओ या ठीक है, यानी ये ठीक है या फिर अपग्रेड करना चाहिए है, जहां ही ज्वाइन कर लूँ जी, प्लीज मार्गदर्शन दीजिए। भाई आरएनटी मेडिकल कॉलेज है, उदयपुर इतना ब्यूटीफुल सिटी है। उदयपुर को मैं मानता हूँ कि राजस्थान का सेकंड बेस्ट सिटी है। इफ यू कंसीडर जयपुर इज नेचुरल कैपिटल, लेकिन सेकंड बेस्ट सिटी नियर टू गुजरात, बेस्ट सिटी, लेक सिटी, टूरिस्ट सिटी, ब्यूटीफुल सिटी। लोग बहुत ब्यूटीफुल है उदयपुर के, एक अलग किस्म का टेम्परामेंट होता है। एंड राजस्थान में देखो तो मारवाड़, मेवाड़ और जो भी है अलग दूसरा रीजन, अलग अलग लोग, अलग अलग के टेम्परामेंट वाले लोग होते हैं। उदयपुर के लोगों का टेम्परामेंट अलग होता है। टूरिस्ट प्लेस है बहुत ही खूबसूरत, और आरएनटी मेडिकल कॉलेज इज द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन उदयपुर। तो बेनीवाल जी अगर यहाँ पर मिल रहा है तो फिर अपग्रेड रह क्या जाता है। यानी मैं तो ये चाहूँगा कि अगर सीट मिल रही है तो आप सिक्योर कर लो। एक पता लग रहा है कि आपको, मैं मानता हूँ कि बेटी के लिए ही पूछ रहे हैं, तो बेटी के लिए ही अगर पूछ रहे हैं तो फिर उनका मोटिवेशन है, आई एम श्योर कि उनको गायनेक ही करना है। तो अगर उनको गायनेक ही करना है और आरएनटी उदयपुर में अब मिल रहा है गायनेक, तो फिर बचता क्या है। अपग्रेड करके कहाँ जाओगे। राजस्थान में दो ही तो यानी सेंटर को मैं बड़ा गिनता हूँ, मैं गिनता हूँ जयपुर फर्स्ट, उदयपुर सेकंड, हो जाता है शायद अजमेर को अगर आप गिन लो तो। बाकी जैसलमेर, जोधपुर, इनके कंपैरिजन में उदयपुर अजमेर या ये फिर कोटा शायद हो सकता है, कोटा का मेडिकल कॉलेज भी ठीक रहेगा। बाकी कोई कंपटीशन नहीं है। यानी आपको मिल कहाँ रहा है, अगर अपग्रेड करोगे तो कहाँ मिल रहा है। जयपुर मिल रहा है, जाना है जयपुर, आप कहाँ से हो ये भी देख लीजिए। यानी ऐसा तो नहीं है कि आप जयपुर से और उदयपुर मिल रहा है, और अगर आप चाहते हो, लेकिन अगर उदयपुर आरएनटी में मिल रहा है तो ले लीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इनसाइट और आप क्वेश्चन पूछने के लिए वेलकम सर जी। पुलकित शर्मा मुझे बोल रहे हैं कि पुलकित बोल रहे हैं, डॉक्टर पुलकित की डीएनबी पीडियाट्रिक फ्रॉम अ पेरिफेरल हॉस्पिटल वर्सेस डीसीएच फ्रॉम अ गुड मॉडर्न कॉलेज विद हाई पेशेंट लोड विच इज बेटर। यानी सिंपल सी बात है पुलकित, यानी आप इसके बाद क्या करना चाहते हो। पीडियाट्रिक्स तो लगता है कि आपको पीडियाट्रिक्स करना ही हो, जीरोड इनटू पीडियाट्रिक्स विद अ वेरी गुड थिंग। अब डीएनबी वर्सेस डीसीएच यानी डिग्री वर्सेस डिप्लोमा, ऐसे ही हो गया ना। ये तो ये वही है, लेकिन जो डिप्लोमा मिल रहा है बहुत ही हाई वॉल्यूम, बहुत ही तगड़ी कॉलेज में आपको मिल रहा है। हमेशा मैंने बोला है कि मान लो डिप्लोमा एनेस्थीसिया हो, फिर डिप्लोमा पीडियाट्रिक्स हो, या फिर डिप्लोमा ईएनटी, या फिर डिप्लोमा ऑफ्थेल हो, इन सब के डिप्लोमास ठीक ही रहते हैं। यानी इन सब के डिप्लोमा में 2 साल में काफ़ी सारा काम मिलता है, काफ़ी सारा सीखना मिल जाता है। थर्ड ईयर रेजिडेंट्स इन सच फील्ड्स दे ओनली ब्रश देयर नॉलेज, और एग्जाम के लिए सिर्फ स्टडी करते हैं। और जो कुछ भी रह जाएगा डिप्लोमा के बाद, बाहर आके वो थोड़ा पॉलिश कर लो, एक साथ किसी के अंडर में काम कर लो, किसी जगह काम कर लो, किसी बड़े कंसल्टेंट का असिस्टेंट बन जाओ, सब कुछ सीख जाओगे। तो फिर अगर हाई वॉल्यूम अच्छी कॉलेज है और वहाँ आपका बैठ रहा है लोकेशन वाइज, सब कुछ वाइज, तो फिर डिप्लोमा इन अ गुड कॉलेज यानी पीडियाट्रिक्स के लिए ठीक है। मैं जानता हूँ, मेरा जूनियर था जब हम लोग दोनों आईसीयू में, वो मेडिकल ऑफिसर था और मैं एनेस्थेटिस्ट था, हम आईसीयू में बैठते थे। सोच रहा था उनका कुछ जम नहीं रहा था, और वो फिर यानी काफ़ी सारा परेशान हो गया। फिर हमारे जो कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट आए थे, एक थे उसमें से वो नागपुर, वो केईएम से आए थे अहमदाबाद में। तो केएम से आए थे, फिर उनसे वो बोलता है तू चिंता मत कर, मैं तुझे सीट दिलवा दूंगा, मैं तुझे डिप्लोमा की सीट, क्या ना डीएनबी या कुछ डिप्लोमा की सीट, मैं तुझे डिप्लोमा सीट दिला दूंगा। वही कूपर हॉस्पिटल में इन्होंने इसको डिप्लोमा दिलवाया था। और डिप्लोमा यानी वो पीडियाट्रिक्स करता है, खूब सारा ट्रेन हो जाता है, और उसके बाद वो आज यानी अहमदाबाद से जो 30 किलोमीटर दूर जो पेरिफेरल दूसरा सेंटर है, यानी वो भी टाउन, बहुत बड़ा टाउन, रिच टाउन बना, जहाँ ऑयल एंड गैस काफ़ी निकलता है, कड़ी कलोल, जहाँ पर इफ्को की बड़ी सी फैक्ट्री है फर्टिलाइज़र की। वहाँ पर क्या ही प्रैक्टिस कर रहा है, खूब प्रैक्टिस कर रहा है, खूब सेटल्ड है, सब कुछ हो चुका है उसका, एनआईसीयू भी खोल चुका है, सब कुछ, इज़ वेरी हैप्पी। उसने कोई भी डिग्री करने की ट्राई नहीं की। So you can take a cue from such examples, okay? I hope I answered your question.
झील दुबई बोल रहे हैं कि भाई कंफ्यूज बिटवीन पीडियाट्रिक्स एंड साइकेट्री. It's not about the lifestyle and working hours. It's not about the lifestyle and the working hours, but the interest. How to choose which one is better for me. And I think the only problem with the psychiatry is stigma and less respect among doctors for me, to be very honest. सही बोल रहे हैं जी. ले आप बोल रहे हैं तो साइकेट्री में हमने यही तो डाला था कि भाई लोग, मैं तो चाहता हूँ साइकेट्री ले, एक अलग किस्म के लोग आए, अलग किस्म की प्रैक्टिस हो, और यहाँ पर भी वैसे के जैसे साइकेट्री की प्रैक्टिस हो. जिस तरह से लोग साइकेट्रिस्ट को देखते हैं, साइकेट्रिक पेशेंट को देखते हैं, और जिस तरह से दे सफर बट दे डोंट सीक हेल्प, सुसाइड कर लेते हैं सब कुछ, फिर भी हेल्प सीख नहीं करते, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है. तो इसी में से ये बन के आया था कि भाई ये है, अगर आप मोटिवेटेड हो, साइकेट्री का एक बहुत ही फ्रेश पर्सपेक्टिव मैं रखने वाला हूँ, उसका अलग वीडियो. एक एस्पिरेंट है, अहमदाबाद में है, और उन्होंने क्या किया, सोच लिया साइकेट्री करना है, आगे पीछे कुछ नहीं. उन्होंने मुझे एक लंबा सा मैसेज भेजा हुआ है, और उसको इस सेशन में नहीं, एक अलग सेशन में 5-7 मिनट का मैं वीडियो डाल के बनाने वाला. उसने क्या ही रिसर्च किया, जाता है हॉस्पिटल, जाता है कंसल्टेंट्स को मिलता है, ओपीडीज देखता है, इंडोज देखता है, चार्जेस पूछता है, रीसेंट डेवलपमेंट इन साइकेट्री, रीसेंट ट्रीटमेंट्स इन साइकेट्री, किस तरह का आपका सेटअप होना चाहिए, कितना खर्चा आएगा, कितनी कमाई होगी, कितने साल अगर मैं साइकेट्रिस्ट होके करता हूँ या कोई सर्जन होके करता है तो मैं इतने 10 साल 20 साल बाद मैं कहाँ पहुँचूंगा, वो कहाँ पहुँचेंगे, और मेरी लाइफ कैसे रहेगी, पूरा रिसर्च करके रखा है ये बंदे ने. आई थिंक यू कैन टेक अ क्यू फ्रॉम दैट वीडियो. लेकिन अगर आप मोटिवेटेड हो तो साइकेट्री लीजिए, लोगों के बारे में मत सोचिए. मैं बोल रहा हूँ ना, चेंज इज अ कांस्टेंट. हो सकता है जैसे फॉरेन में, जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ रही है, जैसे कॉर्पोरेटाइजेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती है दोस्तों, अर्बनाइजेशन किसी कंट्री का बनता है, कैपिटलिज्म बढ़ता है, वैसे वैसे मेंटल डिजीज भी बढ़ते हैं, क्योंकि मेंटल प्रेशर्स बहुत बढ़ते हैं. तो साइकेट्री में आप अगर स्पेशलाइज करें, पीडियाट्रिक साइकेट्री कीजिए, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में एक्सपर्ट बन सकते हैं, या जनरल साइकेट्री कीजिए, एपिलेप्सी के बारे में ट्रीट कीजिए, लेकिन आपको अपने आप को प्रोजेक्ट करते आना चाहिए. अभी भी मीडियम टाउन, स्मॉल टाउन्स में ये बहुत प्रचलित नहीं हुआ है, लेकिन बड़े सिटीज में यानी साइकेट्री की जरूरत तो हर एक जगह है. मेंटल हेल्थ के इश्यूज स्कूल, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज में ही आप देख लीजिए कितने इश्यूज है. तो अगर आप मोटिवेटेड है, सोच के रखा है, तो लीजिए वो वाला जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ साइकेट्री के ऊपर, जिन्होंने एस्पिरिन ने इतना रिसर्च किया है, वो जरूर फॉलो कीजिए. तो ये हो गया आज जो थे इतने क्वेश्चन. आई थिंक आई शुड एंड दिस सेशन टुडे. कई सारे क्वेश्चन जैसे मैं अभी ये बना रहा हूँ तभी आ चुके होंगे, उनको भी अकोमोडेट किया जाएगा, सभी को मौका मिलेगा, सभी का अकोमोडेशन होगा. तो आज के लिए इतना ही. जिन लोगों ने यानी भरा है, प्लीज़ अब इसमें से क्यों लेके कंफ्यूज मत होइए. अगर अपग्रेड हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो वहीं पर लगे रहिए, ले लीजिए. स्टेट के बारे में अगर कॉन्फिडेंट है कि स्टेट में कुछ मिलने वाला है तो वो ले लीजिए, नहीं तो अब बहुत कंफ्यूज होने वाला टाइम नहीं है. प्लीज़ फिक्स योर चॉइसेस. अब टाइम आ गया है कि भाई सेटल होने का टाइम. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. आई विल कीप posted. Keep like, share and subscribe our channel and help the channel to grow, help the community to grow. Good luck. Happy Sunday. All the best, bachcho. See you.